हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मेगा श्रेष्ठ और आज हम नया चैप्टर सेल स्टार्ट करने वाले हैं। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। क्लास 11 का ये चैप्टर है जिस चैप्टर को हम दो वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, आज हम जो लास्ट जो पढ़ेंगे वो है हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, जिसमें हम गोल्गी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल वहां तक आज कवर करेंगे। बाकी चीज जो रह जाएंगी वो दूसरी वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, so within two videos we are going to complete this chapter. So let's start the cell topic, and this is the scientist known as Robert Hooke. Robert Hooke was the scientist who discovered dead cell. जो बार्क होती है, पेड़ की छाल जो है, ये बार्क इन्होंने निकाला और इन्होंने अपने जो सिंपल माइक्रोस्कोप इन्होंने बनाया था उसके अंदर इन्होंने देखा कि जो सेल के स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसे लगते हैं हनीकॉम। हनीकॉम जानते हो, जो बर्र का छत्ता होता है ना, तो हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर दे हैव सीन इन देयर सिंपल माइक्रोस्कोप। So first time the Robert Hooke was a scientist who has seen dead cell. पहली बार डेड सेल रॉबर्ट हुक ने देखे थे, लेकिन अगर लिविंग सेल के बारे में पूछा जाए कि लिविंग सेल किसने देखे थे, तो आपका आंसर होगा एंटन वॉन ल्यूनॉक। एंटन वॉन ल्यूनॉक वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु फर्स्ट सॉ द लिविंग सेल। ओके, अब बात करते हैं हम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की, जैसे कि आपका अमीबा है। अमीबा इज अ सिंगल सेल, ओके, एंड वी कैन से इट इज यूनिसेल्युलर। यूनि मतलब एक, तो वन सेल का ये बना हुआ ऑर्गेनिज्म है। अब इस ऑर्गेनिज्म की हम बात करें तो ये इंडिपेंडेंटली रहता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है इसकी, यानी कि इसके अंदर जो भी जरूरी है फंक्शंस वो इस सेल के अंदर हो रहे हैं। एक सेल के अंदर सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो लाइफ के लिए जरूरी हैं वो सब इस सेल के अंदर हो रहे हैं, है ना। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। ठीक है, अब हम कहें कि एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, तो एक जो सेल का पूरा स्ट्रक्चर होता है, जैसे सेल के पास सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, व्हाटएवर जो भी हम पढ़ेंगे, उससे कुछ भी अगर कम है तो हम उसको कह सकते हैं कि वो कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ओके, देन वी कैन से दैट इट इज नॉट लिविंग, राइट। सो नाउ हाउ यू विल डिफाइन सेल। है क्या सेल? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये हम पढ़ते आए हैं भाई। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल से मतलब क्या है यहाँ पे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट? सो हमारी जो पूरी बॉडी है वो छोटे छोटे सेल्स से जुड़ जुड़ के बनी हुई है ना। तो वी कैन से द होल स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी इज मेड बाय द सेल, एंड वी कैन से दिस होल बिल्डिंग, पूरी की पूरी बिल्डिंग बनाने के लिए हमें ब्रिक चाहिए, है ना। छोटी छोटी ब्रिक्स को बना जोड़ जोड़ के हम एक बिल्डिंग खड़ी करते हैं। ऐसे ही हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो एक छोटे छोटे सेल से मिलके बना हुआ है। सेल इज ऑल्सो द फंक्शनल यूनिट, यानी कि एक छोटे से सेल के अंदर सारे सारे फंक्शंस होते हैं। ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इस सेल के अंदर हो रही हैं, सारी रिएक्शंस इस सेल के अंदर हो रही हैं। आपकी बॉडी की जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो सब सेल के अंदर हो रही है। सो द सेल इज द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इज दैट क्लियर? फिर हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। सेल के अंदर भाई ऐसी स्फेरिकल बॉडी होती है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। तो भाई न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट नाम से एक और साइंटिस्ट है, रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, साइंटिस्ट है रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। फिर द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड इट्स इंप्रूवमेंट leading to the electron microscope revealed all the structural details of cell। तो जैसे जैसे डिस्कवरी होती गई, एंड अनफॉर्चुनेटली वी हैव नाउ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है हमारे पास, जिससे हम बहुत ही छोटी से छोटी चीज को अच्छे से देख सकते हैं। तो इस सेल के अंदर बहुत कुछ जो है साइंटिस्ट को देखने को मिला। ओके, जो कि आज हम काफी चीजें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अब हम आते हैं सेल थ्योरी के पास। तो सेल थ्योरी क्या कहती है, सेल थ्योरी किसने दी थी, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो पहला साइंटिस्ट जो है आपके श्लिडिन, शेवान। तो इनका नाम एक साथ लिया जाता है, श्लिडिन एंड शेवान। दोनों ने क्या किया था, सेल थ्योरी दी थी। श्लिडिन ने 1838 में क्या कहा था? अच्छा पहले तो ये याद करिए, ये बॉटनिस्ट है और शेवान आपके जूलॉजिस्ट हैं। ठीक है, शेवान, श्वान से याद आ जाएगा, शेवान, स्वान इज एन एनिमल, सो से यू कैन रिमेंबर दैट
स्वान ने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा था ना, तो उससे आपको याद आ जाएगा, स्वान तो भाई जूलॉजिस्ट है और श्लिडन है आपके बॉटनिस्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इन्होंने, श्लिडन ने क्या किया भाई, ये बॉटनिस्ट है तो ऑब्वियसली प्लांट को देख रहे होंगे, ये है ना, प्लांट के सेल्स को देख रहे होंगे। अब श्वान तो जूलॉजिस्ट है, ये एनिमल सेल्स को देख रहे होंगे। इज दैट क्लियर? तो भाई श्लिडन ने 1838 में इन्होंने एग्जामिन किया लार्ज नंबर ऑफ प्लांट एंड ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, पेड़ के ऊपर स्टडी करते रहते थे ये, इन्होंने पेड़ के पत्तों को लिया या जो भी है, कोई भी पार्ट लिया प्लांट का, उन्होंने उसको विजुलाइज किया, कि देखा उन्होंने कि पूरा का पूरा प्लांट जो है डिफरेंट सेल से बना हुआ है। ये कह दिया चिल्ड्रन ने। At about the same time, Theodore Schwann in 1839, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 38 और 39 की ही बात है, एक साल का डिफरेंस है। इन्होंने कहा कि एनिमल्स पे इन्होंने स्टडी करी, डिफरेंट एनिमल्स पे इन्होंने कोई भी एक एनिमल लिया होगा, उसका जो है इन्होंने क्या किया, उसकी बॉडी से सेल निकाल लिया, उसकी बॉडी से कोई पार्ट लिया, उसे उन्होंने विजुलाइज किया और उन्होंने देखा कि भाई सारे एनिमल्स भी सेल के बने हुए हैं, तो भाई प्लांट भी सेल के बने हैं, एनिमल भी सेल के बने हैं। इन दोनों ने अपनी कहानी कह दी। ठीक है, फिर शेवान ने एक और चीज कही, दैट सेल्स हैड अ थिन आउटर लेयर व्हिच इज टुडे नोन एज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इन्होंने कहा कि सेल तो होते ही है, सेल के बाहर एक मेम्ब्रेन भी होती है जिसको आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम से जानते हैं। ओके, फिर इन्होंने ये भी कहा, he also concluded based on his studies on plant tissues that the presence of cell wall is a unique character of plant। भाई इन्होंने श्लिडन का भी काम चेक करा कि भाई सेल जो है प्लांट भी सेल से बने हुए हैं, तो देखिए जरा प्लांट में कैसे सेल है, तो उन्होंने प्लांट के भी सेल ढूंढे, इन्होंने देखा कि इसके ऊपर एक और जो है वॉल है। ओके, सो ही सेड दैट ऑल द प्लांट्स हैव वन मोर आउटर कवरिंग व्हिच इज नोन एज सेल वॉल। ठीक है, बात समझ में आई? तो भाई इन्होंने अपना अपना जो है कहा, और उन्होंने on the basis of Swan proposed the hypothesis that the bodies of animals and plants are composed of cells and the products of cells. Schilden and Schwann together formulated the cell theory। अब भाई सेल थ्योरी का नाम आता है तो दोनों साइंटिस्ट का नाम आता है। एंड दिस थ्योरी हाउएवर, ये थ्योरी ये तो बता रही है कि एनिमल्स भी सेल से बने हैं, प्लांट भी सेल से बने हैं, लेकिन ये कौन बताएगा कि सेल आ कहां से रहे हैं, है ना? So did not explain as how new cells are formed। नए सेल्स कैसे बन रहे हैं भाई, एक सेल तो था पर अब इससे दूसरा सेल कैसे बनेगा, how the new cells are formed। तो इसलिए एक और साइंटिस्ट आ गए, रुडोल्फ वर्चो। क्या नाम है उनका? रुडोल्फ वर्चो, जिन्होंने कहा, टाइम देख लीजिए 1839 के बाद 1855 में कहानी हुई है ना। रुडोल्फ वर्चो ने कहा कि सेल्स ऑलवेज अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। पहले से वहां पे सेल है, उस सेल से ही और सेल बन रही है ना, प्री एग्जिस्ट कर रही है कोई सेल, राइट? पहले से कोई सेल है और यही सेल जो है डिवाइड करेगी, 2 सेल बनाएगी, फिर सेल से 4 सेल बनेंगे, 4 से 16 बनेंगे, सॉरी 8 बनेंगे, 8 से 16 बनेंगे एंड सो ऑन। तो इन्होंने भाई कहा कि इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिसका नाम, जिसको हम कहते हैं ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, ओमनिस सेल्यूला ई सेलुलर। इस स्टेटमेंट का यही मतलब है कि सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इज इट क्लियर? Then he modified the hypothesis of the Schleiden and Schwann to give the cell theory a final shape। तो उन्होंने सेल थ्योरी को एक फाइनल शेप दी, और सेल थ्योरी जो आज हम समझते हैं वो यही है कि सारे प्लांट सेल के बने हैं, सारे एनिमल सेल्स के बने। ठीक है, तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, है ना, प्रोडक्ट ऑफ सेल्स यानी कि सेल के अंदर जो भी है, और ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये रुडोल्फ वर्चो कह के चले गए थे, है ना। तो ये दोनों पॉइंट जो है आपको मिला देने हैं सेल थ्योरी में। श्लिडन ने क्या कहा, शेवान ने क्या कहा और आपके वर्चो ने क्या कहा, ये तीनों का जो मिक्सचर है वो है आपकी सेल थ्योरी। ओके, इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। एन ओवरव्यू ऑफ द सेल। तो भाई आपने देखे हैं ओनियन सेल्स, अनियन सेल्स आपने देखे होंगे, इस तरीके से ब्रिक्स ब्रिक्स जैसे स्ट्रक्चर आपको अनियन सेल्स में देखने को मिलते हैं, है ना। आप अपनी लेबोरेटरी में माइक्रोस्कोप में देखा होगा कि भाई छोटा सा एक सर्कुलर सा स्ट्रक्चर दिखता है आपको, वो हो गया न्यूक्लियस, है ना। और
इस तरीके से आपको चैम्बर्स दिखते हैं। ये अनियन पील आप निकाल के देखते हो, अनियन की पील, उसमें आप विजुअलाइज करो सैफरन डाल के, तो ऐसे ही आपको घर से मतलब ब्रिक्स ही दिखेंगी रखी हुई, समझ में। फिर आपने अपने चीक सेल्स भी देखे होंगे, ह्यूमन चीक सेल्स यहाँ से निकालते हैं, चीक से सेल्स निकाल के देखते हैं हम, है ना। तो हम चीक सेल में हम क्या देखते हैं कि चीक सेल में जो आउटर मेम्ब्रेन है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। So plasma membrane is the delimiting structure of a cell. If we talk about cheek cells or we can say animal cells, एनिमल सेल का जो सेल को बना रहा है पूरा, जो खत्म कर रहा है, वो है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वहां तक सेल है, ठीक है। Inside each cell is a dense membrane bound structure called nucleus. हर एक सेल के अंदर आपको न्यूक्लियस भी मिलेगा। दिस, अब न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियस के अंदर आपके होते हैं क्रोमोसोम्स, है ना। और भाई क्रोमोसोम्स किससे बना हुआ है, इस क्रोमोसोम को आप निकाल के देखो तो भाई ये क्रोमोसोम बना होता है आपका डीएनए से, है ना। तो क्रोमोसोम डीएनए से बना है। और भाई डीएनए को और ध्यान से देखो तो डीएनए के पास होती हैं जीन्स जो कि प्रोटीन्स बनाती हैं, यही होता है ना। तो दिस डीएनए कंटेन्स द जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो दिस न्यूक्लियस कंटेन्स द क्रोमोसोम, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स मिलेंगे आपको, ये क्रोमोसोम्स हैं, which in turn contain the genetic material DNA। तो क्रोमोसोम्स के पास क्या है, डीएनए है, ये वाली बात हो गई क्लियर, ठीक है। अब अनियन सेल जो मैंने बात करी, ये तो हो गया चीक सेल, ठीक है। अनियन सेल को अगर हम देखेंगे तो अनियन सेल इज अ टिपिकल प्लांट सेल, तो इसके पास जो आउटर जो डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर है वो है सेल वॉल, ओके। और एनिमल सेल को देखेंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Cells that have membrane-bound nuclei are called eukaryotic cells, whereas the cells that lack membrane-bound nucleus are called prokaryotic cells. अब दो तरह की सेल्स मैंने बात करी, आपने 5 किंगडम जो विटेकर ने दिए थे वो हमने पढ़े थे, ठीक है। वो थे आपके मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, एनिमलिया, प्लांटर, ठीक है। इन चारों में तो आपको यूकैरियोटिक सेल मिलेगी। और मोनेरा जिसमें आपके मोस्टली क्या है, बैक्टीरिया है, और आपकी ब्लू ग्रीन एल्गी है ना, वो बैक्टीरिया ही होती है, बट उनके पास क्लोरोफिल होता है, और आपका माइक्रोप्लाज्मा भी इसी में आता है। इसकी जो सेल होती है वो होती है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल बहुत ही छोटी होती है एज कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल, ओके। साइज में बहुत ही छोटा होता है प्रोकैरियोटिक सेल, ओके। अब प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब क्या होता है, प्रो का मतलब हो गया प्रिमिटिव, और कैरियन का मतलब हो गया न्यूक्लियस, और यू का मतलब होता है ट्रू, और वही कैरियन का मतलब हो गया न्यूक्लियस। यहाँ का जो न्यूक्लियस है वो प्रिमिटिव है, प्रोकैरियोटिक का जो न्यूक्लियस है। अगर आप बैक्टीरिया की सेल को देखेंगे माइक्रोस्कोप में, बैक्टीरिया को देखोगे तो आपको उसमें जो क्रोमोसोम दिख रहा है, दिस इज जस्ट नेकेड, ठीक है। इस क्रोमोसोम के बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं मिलेगी, है ना, यानी कि इनका जो जेनेटिक मटेरियल है इट इज लाइंग नेकेड इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में ऐसे ही पड़ा हुआ है, समझ गए। लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक सेल को देखेंगे, यूकैरियोटिक सेल में हम ये देखेंगे, आप किसी भी फंगस की सेल देख लो, आप किसी भी एनिमल की देख लो, या किसी भी प्लांट की देख लो, प्रोटिस्टा की देख लो, है ना। प्रोटिस्टा में आपके जो है अमीबा पैरामीशियम, ये सब इसमें आ गए ना मेंबर्स, ये। तो आप इनकी जब सेल्स आप देखेंगे तो आपको इसमें जो न्यूक्लियस मिलेगा वो अच्छे से मेम्ब्रेन होगी इसके चारों तरफ, और अंदर उसका जेनेटिक है ना। तो दिस इज व्हाट वी कॉल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है, ये ट्रू न्यूक्लियस है, सचमुच में ये न्यूक्लियस है, ओके। बट इन प्रोकैरियोटिक सेल यू विल फाउंड प्रिमिटिव न्यूक्लियस। लेकिन दोनों ही सेल में सिमिलैरिटी भी तो होगी, दोनों ही सेल में आपको साइटोप्लाज्म मिलेगा, है ना। तो ये फ्लूइड है जो कि जिसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, यहाँ पे भी इसमें फ्लूइड है, दोनों में मिलेगा फ्लूइड, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। So cytoplasm is the main area where all the cellular activities are going on। तो भाई इस साइटोप्लाज्म में ही सारी एक्टिविटीज होती हैं,
चाहे वो यूकैरियोटिक का साइटोप्लाज्म हो, चाहे वो प्रोकैरियोटिक का साइटोप्लाज्म हो। सो साइटोप्लाज्म is the main arena of the cellular activities in both plants and animal cells. ओके, सो सारी सेल्स का जो प्रोटोप्लाज्म है, वो सॉरी साइटोप्लाज्म है, उसी में ही सारी जो है एक्टिविटीज हो रही हैं सेल की। ठीक है, सो वेरियस केमिकल रिएक्शंस अकर इन इट टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट। तो यहाँ पे सारी जो भी रिएक्शंस हो रही हैं वो सेल के लिए बहुत जरूरी है उसको लिविंग स्टेट में रखने के लिए। ठीक है, beside the nucleus the eukaryotic cells have other membrane bound distinct structure called organelles। देखो दोनों में सिमिलरिटी हमें देखनी है। देखो पहले तो साइटोप्लाज्म दोनों में होगा, दूसरी चीज राइबोसोम्स होंगे दोनों। क्या होंगे? राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स क्यों है? राइबोसोम्स एक्चुअली दे आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। ठीक है, राइबोसोम्स जो होते हैं वो इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। राइबोसोम्स का दो यूनिट होती है, देखिए कैसे याद रखेंगे, 70S और 80S। ठीक है, ये दो तरीके के राइबोसोम्स होते हैं, 78 और 80S। इज दैट क्लियर? 70S हमें मिलते हैं प्रोकैरियोट में, 80S हमें मिलते हैं यूकैरियोट में। तो हमें कैसे याद रखना है? देखो ऐसे 30, 40, 50, 60 और फिर 70, 80। सिंपल है, 30, 40, 50, 60, 70, 80। यानी कि 70S टाइप का जो राइबोसोम है उसकी छोटी यूनिट है 30S टाइप की और बड़ी यूनिट है 80S की। 80S टाइप का जो राइबोसोम है जो यूकैरियोट में मिल रहा है उसकी छोटी यूनिट है 70S टाइप की और बड़ी यूनिट है 80S टाइप की। राइट, ये एसएस क्या है? एक्चुअली इट इज अ सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। जब हम सेल को हमने लिया और हाई स्पीड रोटेट करा दिया, ठीक है, तो उसके जो पार्ट्स है ना, जो भी है माइटोकॉन्ड्रिया है, साइटोप्लाज्म के अंदर आपका क्लोरोप्लास्ट है, तो एक सेडिमेंटेशन यूनिट होती है। कौन सा कहाँ पे सेडिमेंट हो रहा है? तो ये छोटा वाला जो है 70S टाइप की बात करें वो 30S पे सेडिमेंट हो रहा है और बड़ा वाला 50S पे। ओके, तो भाई बात कर रहे थे हम यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स मिलेंगे। ओके, जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं वो यहाँ होंगे। जैसे आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो यहाँ से न्यूक्लियस की वॉल से ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है निकल रहा है। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। यहाँ पे गोल्गी बॉडीज यहीं पे मिलेंगी आपको। ठीक है, फिर लाइसोसोम्स मिलेंगे आपको यहाँ पे। तो जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं वो यहाँ मिलेंगे। लेकिन क्या नहीं मिलेगा? राइबोसोम। राइबोसोम सॉरी, क्या नहीं मिलेगा? नहीं, राइबोसोम जो मिलेगा वो यहाँ पे जो होगा वो 80S टाइप का होगा और यहाँ पे जो होगा प्रोकैरियोटिक सेल का वो होगा 70S टाइप का। ये डिफरेंस है। राइबोसोम होते दोनों में है। अब राइबोसोम प्रोकैरियोट में प्रेजेंट है। राइबोसोम क्यों है? क्योंकि वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, कोई मेम्ब्रेन से नहीं बना हुआ है ना। ये जो आप गोल्गी बॉडी को देखोगे तो ये गोल्गी बॉडी की मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन्स बनी हुई है ना। लेकिन राइबोसोम प्रोटीन और आरएनए से मिलके बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। ओके, सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स हुए, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। माइक्रोबॉडीज हुई, वैक्यूल्स हुए और ऑक्सीसोम्स हुए, ये सब मेम्ब्रेन बाउंड हैं जो आपको यूकैरियोटिक सेल्स में देखने को मिलेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल्स lack such membrane bound organelles. Ribosomes are non-membrane bound organelles found in all cells. तो भाई राइबोसोम्स जो है आपको हर सेल में मिलेगा, प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो। बस डिफरेंस ये है वो 70S टाइप का है और यूकैरियोटिक में 80S टाइप का है। आगे बढ़े। Within the cell, ribosomes are found not only in the cytoplasm. अब क्या कह रहा है कि राइबोसोम्स सेल के अंदर तो है ही। दूसरी चीज, राइबोसोम्स आपको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी मिलेंगे। भाई माइटोकॉन्ड्रिया के भी अंदर राइबोसोम्स होते हैं क्योंकि भाई यहाँ पे भी प्रोटीन्स बनती हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। दूसरा सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल होता है क्लोरोप्लास्ट। तो इसके पास भी इसके राइबोसोम्स हैं। ठीक है, तो राइबोसोम्स आपको और भी ऑर्गेनेल्स में मिलेंगे, जैसे क्लोरोप्लास्ट हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, एंड ऑन दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आपको राइबोसोम्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे राइबोसोम्स लगे हुए हैं ऐसे।
ठीक है, तो ये राइबोसोम्स इसके ऊपर लगे हुए हैं। तो इसका जो अपीयरेंस है भाई, इसके ऊपर मटर के दाने लगा दो किसी चीज के ऊपर, तो उसका अपीयरेंस आप टच करके देखोगे रफ जैसा लगेगा, तो इसीलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, animal cells contain another non-membrane bound organism called centrosome. अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लांट में नहीं होता है, याद रखिएगा, यूकैरियोटिक सेल जो है, प्लांटों की बात कर रहे हैं तो उसमें नहीं होता सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम होता है आपका एनिमल सेल में। सेंट्रोजोम इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, याद रखना है, सेंट्रोजोम मेम्ब्रेन से नहीं बना है, सेंट्रोजोम किससे बनाया है, माइक्रोट्यूब्यूल से। इस तरीके से माइक्रोट्यूब्यूल्स जुड़ जुड़ के सेंट्रोजोम बना रहे हैं। ठीक है, ये पेयर्स में लगे होते हैं, तीन तीन करके, मैं भी आपको आगे बताऊंगी। इस तरीके से ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है जुड़ जुड़ के तीन तीन के पेयर में सेंट्रोजोम बनाते हैं। सो एक्चुअली इट इज मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। तो सेंट्रोजोम क्या है, सेंट्रोजोम इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड बट इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन, रिमेंबर दिस, इसका काम है सेल को डिवाइड करने में हेल्प करना, but this is absent in plant cell. Okay, now cells differ greatly in size, shape and activities. For example, mycoplasma सबसे छोटी सेल है, याद रखना है आपको, 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ है। देखिए यहाँ पे 0.3 लिखी हुई है, अभी आप आगे इमेज देखोगे उसमें 0.1 माइक्रोमीटर लिखी हुई है माइक्रोप्लाज्मा, है ना। तो भाई बैक्टीरिया तो होते ही छोटे, और उससे भी छोटे आपके माइक्रोप्लाज्मा है। माइक्रोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल। वायरस भी वायरस और भी छोटे होते हैं, लेकिन वायरस को हम लिविंग कंसिडर नहीं करते, वायरस ऑन द बाउंड्री लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। सो अगर आप लिविंग सेल की बात करें, सबसे छोटी सेल है माइक्रोप्लाज्मा की। ठीक है, तो बैक्टीरिया की सेल वॉल हटा दो, बैक्टीरिया की सेल वॉल हटा दो, बाकी जो बचा हुआ माइक्रोप्लाज्मा बन जाता है। ठीक है, तो सेल वॉल नहीं होती माइक्रोप्लाज्मा के पास। ओके, सेल वॉल नहीं होती माइक्रोप्लाज्मा के पास, रिमेंबर दिस। ठीक है, अब यहाँ पे इसका साइज दिया हुआ है, ऐसी बैक्टीरिया का दिया हुआ है 3 to 5 माइक्रोमीटर। आगे देखेंगे तो कुछ और थोड़ा सा कम लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है बैक्टीरिया 1 to 2 माइक्रोमीटर लिखा है। ठीक है, तो भाई ये ऐसा क्वेश्चन वैसे नहीं पूछते हैं, बट यू हैव टू रिमेम्बर कि इनका साइज जो है 1 to 5 माइक्रोमीटर तक आप याद कर लीजिए, इसकी इतना रेंज है ना, इतना छोटा भी मिल सकता है, थोड़ा बड़ा भी मिल सकता है। अब बात करते हैं लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। भाई जो अंडा होता है ना ऑस्ट्रिच का, वो सबसे बड़ी सेल है, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल, इट इज सिंगल सेल, एक ही सेल है और इट इज लार्जेस्ट, राइट। Now, among multicellular organisms, human red blood cells are about 7 micrometer in diameter. तो रेड ब्लड सेल की अगर हम डायमीटर देखें, ये डायमीटर होती है, इट इज 7 माइक्रोमीटर। हमारे अंदर सबसे लंबी सेल है, लॉन्गेस्ट सेल जो है नर्व सेल्स होती है। नर्व सेल्स को एक्चुअली मैसेज देना होता है, तो वो लंबी लंबी प्रेजेंट होती है, जिससे मैसेज जल्दी से हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंच जाए। सेल्स बहुत सारे तरह तरह के शेप के होते हैं, डिस्क जैसे पॉलीगोनल शेप, पॉलीगोनल कैन बी, देखो हेक्सागोन, पेंटागोन, ये सब पॉलीगोन जैसे स्ट्रक्चर बना रहे हैं, है ना। तो इट कैन बी पॉलीगोनल, इट कैन बी डिस्क लाइक, जैसे आपकी रेड ब्लड सेल है, डिस्क जैसे लगी हुई बीच में ऐसे सेंटर में, ऐसा तन डिस्क फेंक रहे हैं ना। फिर आपकी कॉलमनर सेल हो गई, क्यूबॉइडल सेल हो गई, कॉलमनर ऐसी लंबी लंबी टॉल टॉल सेल्स हैं इस तरीके से। ये कॉलमनर सेल हो गई, ऐसी क्यूबॉइडल सेल हो गई। ठीक है, थ्रेड जैसी आपकी जो है न्यूरॉन्स जो होते हैं वो धागे जैसे लगते हैं, लंबे लंबे और इवन इरेगुलर, है ना। कुछ ऐसी सेल्स हैं जिनका कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है ना। अमीबा की सेल का कोई स्ट्रक्चर है नहीं है, इरेगुलर है। WBC आल्सो इन आवर बॉडी, WBC का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, दे कैन चेंज देयर शेप, सो द शेप में वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म, जो जैसा काम कर रहा है उसको वैसे ही उसकी जो है शक्ल सूरत है। भाई इसको मैसेज भेजना है तो लंबे लंबे हैं, इसको क्या करना है, उसको ऑक्सीजन लेके जानी है, तो ये इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, सर्कुलर होते हैं, ऑक्सीजन अच्छे से कैरी कर सकते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं आपके, ये निकल के भी आ सकते हैं इसमें से, आपकी ब्लड वेसल्स में से। तो ये इरेगुलर शेप के होते हैं, कोई शेप नहीं होती इनकी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, मीजोफिल सेल्स हो गए राउंड शेप के,
कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स, हमारे जो एपिथेलियम होता है वो कॉलमनर, क्यूबॉइडल, स्क्वैमस हमने पढ़ा था, है ना। फिर ये आपका ट्रैकिड हो गया लंबा लंबा, ओके, जाइलम ट्रैकिड और जाइलम वेसल्स, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ते हैं। सो प्रोकैरियोटिक सेल, आपको बैक्टीरिया की जो सेल है वो प्रोकैरियोटिक सेल होती है। मोनेरा किंगडम जो है पूरा प्रोकैरियोटिक सेल का है। ब्लू ग्रीन एल्गी आ गया इसमें, माइकोप्लाज्मा आ गया इसमें। माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ भी बोलते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं, ठीक है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। सो these all cells are prokaryotic cells, right, and they are generally smaller, छोटी होती है लेकिन बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करती हैं। 20 मिनट के अंदर बिलियंस ऑफ कॉपी बन जाएंगी इनकी, इतनी जल्दी रेप्लिकेट करते हैं ये, ओके। दे मे वेरी ग्रेटली इन शेप इन साइज। अगर हम बैक्टीरिया की शेप देखें तो बैक्टीरिया बेसिकली जो हमें शेप मिलती है वो 4 इंपॉर्टेंट है, वो हमें याद रखनी है। बैसिलस, ये हो गया बैसिलस, है ना, ये कोकस सर्कुलर शेप के, फिर आपके विब्रियो कोमा शेप के, है ना, और स्पाइरल शेप के। ये आगे बैक्टीरिया की शेप्स, ठीक है। ये पूरा डिटेल वीडियो है मेरा यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में, आप चेक कर लीजिएगा, यू विल फाउंड बैक्टीरियल शेप एंड फ्लैजिलेशन। So, though prokaryotic exhibit a wide variety of shapes and function, okay, the organization of prokaryotic cell is fundamentally similar, even though prokaryotic cell exhibit a wide variety of shapes and function. तो ऑर्गेनाइजेशन मतलब इनका जो बनावट है वो बहुत ही सिंपल सी है, सिमिलर सी दिखेगी आपको, लेकिन दे एग्जिबिट अ वाइड वैरायटी ऑफ शेप एंड फंक्शन, इनके अलग अलग तरीके के फंक्शन है, इनके अलग अलग तरीके की शेप्स है। All prokaryotic cells have cell wall. This is important except mycoplasma. This is important. तो पूछ सकते हैं कि सारे प्रोकैरियोटिक सेल में जो है सेल वॉल होती है, लेकिन एक्सेप्शन आता है माइकोप्लाज्मा जिसमें सेल वॉल नहीं होती। The fluid matrix filling the cell is the cytoplasm. ठीक है, ये हमने पढ़ लिया भाई, सेल के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म है। ये न्यूक्लियर मटेरियल पड़ा हुआ है इसका। There is no well defined nucleus. ये है न्यूक्लियोइड, जीनोफोर भी बोलते हैं इसको। जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड, नॉट एनवेल्प्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये मैंने बता दिया, इसके जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, ये नेकेडली पड़ा होता है साइटोप्लाज्म में। इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए, अब बात करें कि भाई ये तो होता ही है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिसके पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी होता है। ये एक और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इनके पास होता है किसी किसी बैक्टीरिया के पास, जिसको बोलते हैं हम प्लाज्मिड, ओके, दे आर कॉल्ड प्लाज्मिड्स, राइट। एंड ये हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में पढ़ा था कि प्लाज्मिड को हम यूज करते हैं एज अ वेक्टर, है ना। इस प्लाज्मिड को निकाल लेते हैं और इसमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट फंसा देते हैं और फिर इसको होस्ट सेल के अंदर इंसर्ट करा देते हैं। अब ये होस्ट सेल क्या करता है, हमारा मन का जो प्रोटीन है जो हमने इसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट लगाया है वो प्रोटीन हमें ये बना के देगा, है ना। ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हमने पढ़ा था। तो ये प्लाज्मिड होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है। और मैनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए, ये हमने बता दिया प्लाज्मिड्स। आगे बढ़ते हैं। The plasmid confers certain unique phenotypic characters to the such, अच्छा एक और चीज की जो प्लाज्मिड है कि ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक देता है बैक्टीरिया को, है ना। इस प्लाज्मिड के पास यहाँ पे सपोज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स प्रेजेंट है, यानी कि इस पे उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो ये जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो फैक्टर्स है वो प्लाज्मिड पे प्रेजेंट होते हैं, ओके। तो अगर सपोज ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, सपोज टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे ऐसे कोडिंग है इसके पास जिसपे टेट्रासाइक्लिन, अगर हम इसे टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम पे ग्रो कराएं तो इसमें कोई टेट्रासाइक्लिन का फर्क नहीं पड़ेगा, टेट्रासाइक्लिन इसे मार नहीं सकता क्योंकि इसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट, राइट। सो वन सच कैरेक्टर इज द रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। इन हायर क्लासेस ये छोड़ो। Nuclear membrane is found in eukaryotes. No organelles like one in eukaryote are found in prokaryote except ribosomes. हमने बता दिया है ना, इनकी सेल्स में हमें राइबोसोम्स और मिलेंगे क्योंकि वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं। और बिसाइड राइबोसोम्स यू विल फाउंड सर्टेन ग्रेन्यूल्स, वो ये आगे दिखाएंगे।
So prokaryotes have something unique in the form of inclusions. And specialized differentiated form of cell membrane called mesosome is the characteristic of prokaryote. They are essentially infolding of cell membrane. आगे दिखाते हैं हम इसको, ये देखिए। तो ये तो हो गई इसकी, देखो जो प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है, बैक्टीरिया की जो सेल है, हम बैक्टीरिया की सेल की बात कर रहे हैं। इसके ऊपर इसके पास ये तीन चीजें जो उसे प्रोटेक्ट कर रही है। पहले तो हो गई सेल मेम्ब्रेन, फिर हो गई सेल वॉल जो कि पेप्टाइडो ग्लाइकेन की बनी है, यानी कि पेप्टाइड भी है और पॉलीसेकेराइड्स भी हैं। पेप्टाइड और पॉलीसेकेराइड मिलके पेप्टाइडो ग्लाइकेन की इसकी सेल वॉल बना रहे हैं। इसके बाद इसके पास एक और लेयर है ग्लाइकोकैलिक्स की, और ग्लाइकोकैलिक्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ स्लाइम लेयर और इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल। देखो अगर ये हार्ड है, कठोर हो जाती है, अगर ग्लाइकोकैलिक्स है ना कठोर हो जाती है तो उसको कैप्सूल बोलेंगे, और स्लाइमी जेली जैसी है तो उसको स्लाइम लेयर बोलेंगे, है ना। तो ये तीनों चीजें इसको प्रोटेक्ट कर रही हैं, किसको, बैक्टीरिया को। अब हम बात करते हैं ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन है ये फोल्डिंग्स बनाती है इस तरीके से, और इस फोल्डिंग को हम बोलते हैं मेसोसोम। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं मेसोसोम बना हुआ है, ये देख रहे हैं आप मेसोसोम। दिस हेल्प इन रेस्पिरेशन, दिस हेल्प इन सेल डिवीजन आल्सो। ये इसको रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया इसने इंक्रीज कर दिया है ना, सरफेस एरिया भी तो इसने ऐसे फोल्ड करके बढ़ा दिया इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, राइट। तो इस पूरे डायग्राम में आप देख सकते हो इसके पास प्लाज्मिड है, इसके पास इसका न्यूक्लियोइड है डीएनए जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं है, फिर इसके पास राइबोसोम्स हैं, इंक्लूजन बॉडीज हैं, मेसोसोम्स हैं, फिर आते हैं हम इसके पास जो अपेंडेजेस हैं जैसे कि फ्लैजिला। अब भाई सेल वॉल जो है, इसके ऊपर सेल वॉल है, अब सेल वॉल जो है एक्सटेंड होकर फ्लैजिला बना लेती है। फ्लैजिला का रोल जो है मूवमेंट में होता है। इसके अलावा इसके पास पिलाई भी होती है और इसके पास फिम्ब्रे भी होती है। पिलाई और फिम्ब्रे, एक्चुअली यहाँ से पिलाई निकलती है। पिलाई एक्चुअली जो है दूसरी सेल से जो जेनेटिक मटेरियल है, इसका जेनेटिक मटेरियल है, ये जेनेटिक मटेरियल अपना यहाँ से यहाँ भेज सकते हैं दूसरे सेल के अंदर, है ना। और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम कॉन्जुगेशन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बहुत ही सिंपल टाइप का। तो ऐसे ही कॉन्जुगेशन पिलाई जो है ब्रिज बना लेती है और अपना जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया को भेज देता है। इज इट क्लियर? फिर इसके पास एक और अपेंडेजेस होते हैं जिनको बोलते हैं फिम्ब्रे। अब जो फिम्ब्रे होते हैं, फिम्ब्रे हेल्प्स इन अटैचमेंट, है ना। फिम्ब्रे जो है पकड़ने में हेल्प करती है। कोई सरफेस है उससे पकड़ना है तो वो फिम्ब्रे की हेल्प से वो सरफेस को पकड़ सकता है। तो ये हो गए इनके अपेंडेजेस के पास। फ्लैजिलम हेल्प्स इन मूवमेंट, पिलाई helps in making conjugation bridge so that it can transfer the genetic material. Okay, we can say it helps in sexual reproduction. और फिम्ब्रे जो हो गए it helps in attachment। ये वाली बात क्लियर हो गई, आगे बढ़े। So cell envelope and its modification. Most prokaryotic cells, particularly the bacterial cells, have a chemically complex cell envelope. तो मैंने अभी इसका सेल एनवेलप बताया। सेल एनवेलप जो है कंसिस्ट ऑफ टाइटली बाउंड 3 लेयर। तीनों लेयर मैंने बता दी। आउटर मोस्ट हो गई ग्लाइकोकैलिक्स, सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, फिर उसके नीचे सेल वॉल और उसके नीचे हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकैलिक्स कैन बी स्लाइमी और इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल। हार्ड है तो कैप्सूल है। Although each layer of the envelope perform distinct function, तो हर एक लेयर का अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स का अलग फंक्शन है, सेल वॉल का अलग फंक्शन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अलग फंक्शन है, लेकिन दे टुगेदर एक्ट एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट, ठीक है। प्रोटेक्टिव यूनिट सिंगली दे आर एक्टिंग टुगेदर टू प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया सेल। Bacteria can be classified into 2 groups on the basis of differences in the cell envelopes and the manner in which they respond to the staining procedure developed by Christian Graham. Christian Graham ने
जो है एक टेक्निक जो है बैक्टीरिया को डिस्टिंग्विश करने के लिए निकाली, वो थी ग्राम स्ट्रेन टेक्निक। क्या थी? ग्राम स्ट्रेन टेक्निक। अब इस स्ट्रेन में क्या करते हैं, पहले जो है बैक्टीरिया लिए, ठीक है, तो ये बैक्टीरिया आप देख सकते हैं, ये जो बैक्टीरिया है, अब इन बैक्टीरिया के ऊपर डाल दी क्रिस्टल वायलेट, ठीक है, पर्पल कलर की डाई होती है, तो ये डाल दी क्रिस्टल वायलेट। देन इसके ऊपर डाल दी आयोडीन, क्रिस्टल वायलेट देन आयोडीन, राइट। आयोडीन डाल दिया आपने, ये देखो पेट्री डिश में, सॉरी इसका क्या बोलते हैं, सॉरी स्लाइड में ना, तो स्लाइड में इन्होंने जो है आयोडीन डाल दी। फिर इनको अल्कोहल से वॉश कर दिया। क्या किया? अल्कोहल से वॉश। पहले क्रिस्टल वायलेट डाला, फिर आयोडीन डाला, फिर उसको वॉश कर दिया। अब आपको कुछ बैक्टीरिया तो दिख रहे हैं पर्पल कलर के, लेकिन कुछ ने कलर जो है अपना छोड़ दिया। जिन्होंने अपना कलर छोड़ दिया है ये एक्चुअली होते हैं ग्राम नेगेटिव, ओके, ग्राम नेगेटिव। ये है ग्राम पॉजिटिव। तो आप सैफरनिन डाल के देख सकते हो, क्योंकि अभी इन्होंने कलर छोड़ दिया तो दिखाई नहीं देंगे, तो सैफरनिन डालोगे तो ये सैफरनिन वाला कलर ले लेंगे। तो ये होते हैं ग्राम नेगेटिव। इज इट क्लियर? सो पहले हमने पर्पल डाई डाली जिसका नाम है क्रिस्टल वायलेट, फिर हमने आयोडीन डाला, फिर उसको हमने अल्कोहल से वॉश कर दिया। तो वॉश जब किया तो ग्राम पॉजिटिव वाले तो वॉश नहीं हुए, लेकिन ग्राम नेगेटिव वाला ने अपना कलर जो है सारा निकाल दिया, ठीक है। इसमें भी रीजन होता है, एक्चुअली जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उनकी जो सेल वॉल है, सेल वॉल जो होती है वो थिन होती है, जो पेप्टाइडोग्लाइकेन की सेल वॉल है वो थिन होती है। लेकिन अगर हम ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल देखें, पेप्टाइडोग्लाइकेन की जो सेल वॉल है इट इज वेरी वेरी थिक, इट इज वेरी वेरी थिक। तो यहाँ पे जो ये क्रिस्टल वॉलेट स्टेन है वो बाहर नहीं निकल पाता, बट इन दिस केस क्रिस्टल वॉलेट कैन कम आउट। और जो खतरनाक बैक्टीरिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खतरनाक बैक्टीरिया आपके ग्राम नेगेटिव ही है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कॉजेज मेनी डिजीजेस इन ह्यूमंस, राइट। सो ये ग्राम स्ट्रेन टेक्निक दी है क्रिश्चियन ग्राम ने। ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन कंपोजिशन इन थिकनेस अमॉन्ग डिफरेंट बैक्टीरिया। देखिए मैंने बता दी, इट कैन बी लूज शीट कॉल्ड स्लैम लेयर, तो ग्लाइकोकैलिक्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ लूज शीट व्हिच वी कॉल स्लैम लेयर, और इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टफ, ओके, इट कैन बी थिक एंड टफ, सो वी कॉल इट कैप्सूल। अगर एक कठोर है तो उसे कैप्सूल बोलेंगे, ओके। कैप्सूल अगर वो है इसके ऊपर तो इसके ऊपर एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होता है। कैप्सूल वाली अगर लेयर है तो वो जो है डिजीज कॉज बहुत करती है। देन सेल वॉल डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सेल एंड प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट। तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है ये इसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है बैक्टीरिया को, ठीक है, एंड बैक्टीरिया को कोलैप्स होने से, बर्स्ट होने से बचाती है। फिर इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इट इज सिलेक्टिवली परमेबल इन नेचर एंड इंटरेक्ट्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड। दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलरली स्ट्रक्चरल टू दैट ऑफ द यूकैरियोट। तो इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हम स्ट्रक्चर हम देखेंगे वो वेरी वेरी सिमिलर है किससे? हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, जो कि हम आगे देखेंगे। तो ये मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन छोटी सी आपको बना के दिखाई है। इट इज अ बाइलिपिड लेयर, एक लिपिड की ये लेयर है, दूसरी लिपिड की ये लेयर है, बाइलिपिड 2 लिपिड की लेयर होती है। तो बैक्टीरिया की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बहुत ही सिमिलर होती है किसकी? यूकैरियोटिक की मेम्ब्रेन से। फिर इनके पास हमने देखा कि मेसोसोम जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इट मेक्स द इनफोल्डिंग इन बैक्टीरिया एंड मेक अ स्ट्रक्चर कॉल्ड मेसोसोम। दिस इज मेसोसोम एंड व्हाट इज द फंक्शन? जस्ट अ सेकेंड। सो नाउ ये जो एक्सटेंशन आपको दिख रही है, दीज एक्सटेंशन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन है, they can be in the form of vesicles, they can be in the form of tubules, and they can be in the form of lamellae. So they can be in the form of vesicles, they can be in the form of tubules, or they can be in the form of lamellae, right? So they help in cell wall formation. म्यूजोम का यूज क्या है? इस म्यूजोम का यूज क्या है? दे हेल्प इन द सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल बनाने के लिए काम में आएंगी, डीएनए को रेप्लिकेट करने में काम आएंगी और उस डीएनए को दोनों डॉटर सेल्स में भेज देंगी।
ठीक है। तो जब ये बैक्टीरिया डिवाइड करेगा, 2 सेल बनेंगी, तो भाई ये डीएनए का जो जेनेटिक मटेरियल है वो दोनों सेल में इजीली डिवाइड हो जाता है म्यूजियोम की हेल्प से। सो इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन, एंड दे आल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन, सिक्रीशन, and they also increase the surface area of the plasma membrane and also enzymatic content. इनके पास भाई एंजाइम्स भी होती हैं। तो यू कैन सी कितने सारे इसके काम हैं। दिस यू हैव टू रिमेंबर, दे हेल्प इन रेस्पिरेशन, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया से सिमिलर है ना, इट इज एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया, एंड दे हेल्प्स इन डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए को रेप्लिकेट करने में हेल्प कर रही है, और दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल जो बनेगी यहाँ पे इसकी सेल वॉल बनेगी उसको बनाने में हेल्प कर रही है। सो यू कैन सी द फंक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इन सब प्रोकैरियोटिक सेल्स लाइक साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया की अगर हम बात करें, so there are other membranous extension in the cytoplasm called chromatophore which contain pigments। तो साइनोबैक्टीरिया यानी कि जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, तो इनमें आप जो एक्सटेंशन देखोगे वो उनके पास जो है ग्रीन कलर का जो है पिगमेंट होता है, यहाँ पे जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है जिसे हम बोलते हैं क्रोमेटोफोर्स। So they have green color pigment called chromatophore। बैक्टीरियल सेल में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल, ये हमने आपको बता दिया। तो इफ अगर वो मोटाइल है, देखो अगर मोटाइल है तो उसके पास फ्लैजिला होगा, ओके, और अगर मोटाइल नहीं है तो उसके पास फ्लैजिला नहीं होगा। फ्लैजिला नहीं हुआ तो उसको ए ट्राइकस बोलते हैं, ठीक है, और एक फ्लैजिला है तो मोनोट्राइकस बोलते हैं। मैंने आपको ये फ्लैजिला के ऊपर पूरा वीडियो मिलेगा आपको, आप चेक करिएगा वीडियो में आपको मिल जाएगा। एंड दे हैव थिन फिलामेंटल एक्सटेंशन फ्रॉम देयर सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजिला। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो फ्लैजिला है वो सेल वॉल का एक्सटेंशन है ना, जो सेल वॉल है बैक्टीरिया की, सेल वॉल एक्सटेंड होकर फ्लैजिला बना रही है। बैक्टीरिया शो अ रेंज इन नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला। तो फ्लैजिला कैन बी वन, फ्लैजिला कैन बी मैनी, फ्लैजिला कैन बी एट वन कॉर्नर, यहाँ कॉर्नर पे हो सकते हैं, दे कैन बी थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी पे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट कैसे भी हो सकता है फ्लैजिला का। बैक्टीरियल फ्लैजिलम इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट। अब बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला को अगर आप विजुलाइज करें ध्यान से, तो इसके पास 3 पार्ट होते हैं, एंड दे आर फिलामेंट, इस तरीके से लंबा सा फिलामेंट है, फिर छोटा सा हुक होगा, और फिर नीचे होगी बेसल बॉडी, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट, ठीक है। सो द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन एंड एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड। सबसे लंबा पोर्शन तो फिलामेंट ही है। Besides flagella, pili and fimbriae are also surface structure of the bacteria, but they do not play a role in motility। तो ये हमने बात करी पिलाई का क्या रोल है। तो पिलाई द elongated tubular structure होते हैं जो कि प्रोटीन के बने होते हैं, पिलिन करके, है ना, पिलिन प्रोटीन के बने होते हैं। The fimbriae are small bristle-like fibers sprouting out of the cell, and in some bacteria they are known to help attach the bacteria to the rocks in streams and also to the host tissue। तो हमने फिम्ब्रे की बात करी, हमने पिलाई की बात करी, है ना, पिलाई की बात करी, ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स जो निकल रहे हैं इसमें से बैक्टीरिया की सेल से, ये पिलाई है। पिलाई तो कंजुगेशन ब्रिज बनाती है ना, और फिम्ब्रे जो होते हैं, फिम्ब्रे हेल्प्स इन अटैचमेंट, रॉक्स पत्थर से या फिर किसी होस्ट टिश्यू से, भाई इसको किसी होस्ट टिश्यू से चिपकना है तो ये अपनी फिंगरे यूज करके उस होस्ट टिश्यू से चिपक जाते हैं बैक्टीरिया, ठीक है। अब आते हैं राइबोसोम्स के पास। तो हमने इनकी सब यूनिट्स आपको बता दी थी। इनके पास जो राइबोसोम है बैक्टीरिया के पास वो है 70S टाइप का, छोटी यूनिट 30 की है, बड़ी यूनिट 50S की है ना, जो कि बना रही है आपकी 70S टाइप की यूनिट, राइट। तो इनके पास जो राइबोसोम है, इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। तो जो बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच मिलेंगे राइबोसोम, राइट, एंड दे आर अबाउट 50 नैनोमीटर बाय 20 नैनोमीटर इन साइज, 15 से 20 नैनोमीटर का इनका साइज है, और दो तरह की यूनिट है, 50S और 30S यूनिट से बना हुआ है।
राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि राइबोसोम करते क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है राइबोसोम्स में। दे आर आल्सो कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री, इनके अंदर प्रोटीन्स बनेंगे। Several ribosomes may attach to a single mRNA and form a chain called polyribosomes। तो भाई सिंगल mRNA से बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं इस तरीके से, और एक लंबी सी चेन बन जाती है। बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच हो गए हैं तो वी कॉल इट अ पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम्स। ठीक है, द राइबोसोम ऑफ ए पॉलीसोम ट्रांसलेट द mRNA इनटू प्रोटीन्स। तो ये जो राइबोसोम्स आपको दिख रहे हैं, इनसे ये प्रोटीन्स जो है अमाइनो एसिड जुड़ते जाएंगे और प्रोटीन बन जाएगी, एक लंबी चेन बन जाएगी अमाइनो एसिड की, जो कि है क्या, प्रोटीन। तो इस तरीके से प्रोटीन बन जाती है। फिर हमने बात करी थी इंक्लूजन बॉडीज की। तो भाई इनके पास इंक्लूजन बॉडीज भी हैं, यानी कि इनके पास कुछ ग्रेन्यूल्स मिलेंगे। इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर तो है नहीं, तो इनका जो खाना पीना है वो ऐसी ग्रेन्यूल्स में स्टोर रहता है। जैसे इनके पास फॉस्फेट के ग्रेन्यूल्स मिलेंगे, जैसे ये बैक्टीरिया है इसके अंदर पास फॉस्फेट के ग्रेन्यूल्स मिलेंगे, साइनोफेसियन ग्रेन्यूल्स मिलेंगे, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स मिलेंगे। तो इस तरीके से ग्रेन्यूल्स इनके अंदर देखने को आपको मिलेंगे। फॉस्फेट, साइनोफाइसियन, ग्लाइकोजन, इनके जो है छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स मिलेंगे। दे आर एक्चुअली नॉन लिविंग, नॉन लिविंग है ना, ये तो फॉस्फेट के बने हुए ग्रेन्यूल्स हैं, है ना। गैस वैक्यूल्स भी आपको मिलेंगे इन ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो पर्पल ग्रीन जो है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज होते हैं, वो अपना खुद खाना बना सकते हैं। इनके अंदर आपको गैस वैक्यूल्स मिलते हैं, सो दे कैन फ्लोट ऑन द सरफेस एज वेल एज यू विल फाउंड इन ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी में भी आपको गैस वैक्यूल मिलेंगे, so that they can float on the surface, right, and they can capture the sunlight। तो ये सब हो गया इसमें। so inclusion body बता दिया, रेसर मटेरियल एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्टोर्ड इन अ साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ inclusion body। तो इनका खाना inclusion body के फॉर्म में स्टोर रहता है, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स और आपके ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। अब आते हैं हम यूकैरियोटिक सेल के पास। तो भाई प्रोकैरियोटिक सेल क्लियर हो गई, एक बार रिकॉल करा दे। तो बात करते हैं बैक्टीरिया की सेल की। बैक्टीरिया की सेल बाहर से अंदर की तरफ चलो। सबसे पहले क्या है, कोटिंग है ग्लाइकोकैलिक्स की। ग्लाइकोकैलिक्स कैन बी कैप्सूल फॉर्म में भी हो सकती है और स्लाइम लेयर फॉर्म में भी हो सकती है। फिर आती है इसकी सेल वॉल, पेप्टाइड और ग्लाइकेन की बनी है सेल वॉल। फिर इसके नीचे आ गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग बनाती है मेसोसोम लाइक स्ट्रक्चर। फिर इसके पास इसका न्यूक्लियोइड है, ये न्यूक्लियोइड है इसका। फिर इसके पास राइबोसोम्स भी हैं जो ज्यादातर इसकी मेम्ब्रेन से चिपके हुए होते हैं, 70 टाइप के इसके राइबोसोम्स है। फिर इसके पास है आपकी ग्रेन्यूल्स, इंक्लूजन बॉडीज, ठीक है, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, इस तरीके से ग्रेन्यूल्स पड़े हैं इसके पास इसकी बॉडी में। और ये पूरा हो गया इसका साइटोप्लाज्म। फिर इसके अपेंडेजेस हैं, अपेंडेजेस हमने बात करी थी। इसके पास फ्लैजिला है, इसके पास पिलाई है, इसके पास फिम्ब्रे हैं। खत्म, यही हमने इतना सारा पढ़ा, यही सब है ना। तो ये हो गई प्रोकैरियोटिक सेल, टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल हो गई। अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की, दैट ऑल द प्रोटिस्टा से हमने बात करी थी, प्रोटिस्टा से लेके आपके एनिमल्स, फंजाई, प्लांट, ये सब में क्या है, यूकैरियोटिक सेल होती है। ट्रू न्यूक्लियस होता है, यूकैरियोटिक का मतलब ये होता है ट्रू न्यूक्लियस। इन यूकैरियोटिक सेल्स देयर इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी कि यहाँ पे साइटोप्लाज्म में आपको कंपार्टमेंट डिवाइड है कि, यानी कि जैसे ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, ये अपना काम कर रहे हैं। और फिर इसके पास इसके ये क्लोरोप्लास्ट है, ये अपना काम कर रहे हैं। और राइबोसोम्स है, वो अपना काम कर रहे हैं, जो भी है ना, जो कि हम डिस्कस करेंगे। तो इसके जो साइटोप्लाज्म कंपार्टमेंटलाइजेशन हो रहा है, यानी कि सबको अपना अपना काम जो है बटा हुआ है। तो यू विल फाउंड थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, यहाँ पे आपको मिलेंगे। यूकैरियोटिक सेल्स possessed an organized nucleus with a nuclear envelope, है ना, यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप मिलेगा आपको। In addition, nucleatic cells have a variety of complex locomotory and cytoskeletal structures। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे ऐसे लंबे लंबे से साइटोस्केलेटन, यानी कि एक सेल का स्केलेटन, जैसे हमारा स्केलेटन होता है लोकोमोशन में हेल्प करता है, ऐसे ही
इस सेल का भी जो है साइटोस्केलेटन है, सेल का स्केलेटन है ये, ठीक है। ये बना हुआ है माइक्रोट्यूब्यूल से, माइक्रोफिलामेंट से, इंटरमीडिएट फिलामेंट से, ठीक है। तो ये देखने को मिलेंगे आपको सेल के अंदर। All eukaryotic cells are not identical. Plant and animals are different as the former possess cell wall, plastids and a large central vacuole. ये तीनों चीजें आपको किसमें मिलेंगी? ये मिलेंगी आपको प्लांट के सेल, एक्सेप्ट सेंट्रियोल जो मिलेगा एनिमल सेल, ठीक है। तो एनिमल सेल में केवल सेंट्रियोल मिलेगा, बाकी चीजें दोनों में कॉमन होती हैं, ठीक है। सेंट्रियोल आपको याद रखना है जो एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में नहीं होता। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है और प्लास्टिड्स होते हैं, क्योंकि भाई खाना तो वही बना पाएंगे, क्लोरोप्लास्ट में खाना बनता है, प्लास्टिड हो गए ना। और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल वो भी आपको प्लांट सेल में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आप बात करते हैं प्लांट सेल की। तो ये है आपको प्लांट सेल, ये है सेल वॉल, फिर उसके नीचे आ गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे ये पहले नाम लीजिए प्लांट सेल है, ये है एनिमल सेल, ठीक है। ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। तो प्लांट सेल की बात करते हैं, यहाँ पे बहुत ही बड़ा सा वैक्यूल है, तो वैक्यूल इतना बड़ा है कि न्यूक्लियस पहुंच गया है बेचारे का कॉर्नर पे, यहाँ पे न्यूक्लियस है, ठीक है। इसके बाद इसके पास क्या क्या मिलेगा? इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, फिर इसके पास, चलो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया तो दोनों के पास है ना, ये न्यूक्लियस हम इसका सेंटर में बना देते हैं, इसका न्यूक्लियस सेंटर में होता है, राइट। फिर हम माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया है एनिमल सेल के, फिर हम इसका बनाते हैं यहां से निकलता हुआ, यहां से निकलता हुआ ये है इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया दोनों का। फिर दोनों के पास गोल्गी बॉडीज हैं, ये इसकी गोल्गी बॉडीज बना देते हैं। एक्चुअली इसमें जो गोल्गी बॉडीज हैं वो डिप्टोसोम्स बोलते हैं, ठीक है। प्लांट सेल की जो गोल्गी बॉडीज उनको बोलते हैं डिप्टोसोम्स, ये इनकी गोल्गी बॉडीज हैं, ठीक है। ये हो गई गोल्गी बॉडीज। ये हो गया ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इसका ईआर। इसके बाद दोनों के पास है क्या? दोनों के पास है राइबोसोम्स, ये हो गए राइबोसोम्स, ठीक है। फिर हम बनाते हैं, इनके पास होते हैं क्लोरोप्लास्ट, ये है इनके क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। फिर इसके बाद एक और स्ट्रक्चर होता है पेरोक्सिसोम्स, जो दोनों को मिलेगा, दोनों के पास मिलेगा, ठीक है। ये हो गए पेरोक्सिसोम्स। फिर इनके पास साइटोस्केलेटन होता है ना, मैंने बताया ट्यूब्यूलेट प्रोटीन से बना हुआ है। फिर यहाँ पे सेंट्रियोल भी मिलेगा आपको, ये केवल एनिमल सेल के पास होता है सेंट्रियोल, ठीक है। इस तरीके से एक सेंट्रियोल ये रखा है, तो दूसरा सेंट्रियोल यहाँ रख दो, ये सेंट्रियोल है। सेंट्रोजोम बोलते हैं, दो सेंट्रियोल होते हैं सेंट्रोजोम के पास, ठीक है। दो सेंट्रियोल होते हैं सेंट्रोजोम के पास, जो कि आपको किसमें मिलेगा? एनिमल सेल में। सो ये है प्लांट सेल
and this is the animal cell. So you can see, and one more thing, देखो सेल वॉल हो गई है, सेल वॉल के बाहर क्या है, ऐसे एक और लेयर मिलेगी आपको कैल्शियम पैक्टेट की बनी हुई, जिसको बोलते हैं मिडिल लेवला। ये एक्चुअली दो सेल को चिपकाने का काम करती है मिडिल लेवला। जैसे एक ये सेल है प्लांट की, एक ये सेल है प्लांट की, ठीक है। अब ये दोनों सेल आपस में चिपकी हुई है, किसकी हेल्प से, ये मिडिल लेवला है, ये मिडिल लेवला इन दो सेल को, एडजेसेंट सेल को चिपकाता है। तो भाई ये इससे चिपकी हुई है, ये है मिडिल लेवला, और ये थी नीचे वाली, ये है सेल वॉल। अब भाई जो सेल वॉल पहले बनती है उसको बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। जो पहले बनी है प्राइमरी सेल वॉल है। अब ये एक्चुअली ग्रोथ में हेल्प करेगी, ग्रोथ हो सकती है इस सेल की वजह से और इस सेल वॉल की वजह से, लेकिन ये धीरे धीरे रप्चर हो जाएगी, प्राइमरी सेल वॉल डिजनरेट हो जाएगी। इसके नीचे यहाँ पे बनेगी सेकेंडरी सेल वॉल, और इसके अंदर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ओके, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, समझ गए। चलिए, ये सब मैंने बना ही दिया है। ये न्यूक्लियोलस होता है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, सो दिस इज ऑल ड्रॉन ओवर हियर एज वेल। इसके साथ साथ आपको एनिमल सेल में जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होती है, जिनको बोलते हैं हम विलाई, माइक्रोविलाई, ठीक है। ये आपको देखने को मिलेंगे, जैसे आप स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलती है आपको माइक्रोविलाई, जो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है फूड को। तो ये एनिमल सेल में आपको माइक्रोविलाई मिलेंगी। माइक्रोविलाई एक्चुअली दे आर द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होती है माइक्रोविलाई। सेंट्रियोल हमने बना लिया, पेरोक्सिसम बना लिए, लाइसोसोम्स हमने लाइसोसोम्स दिखाए थे, ये लाइसोसोम्स हैं गोल्गी एपरेटस से निकलते हुए, ठीक है। यहाँ पे भी बना लो लाइसोसोम्स। So whatever is shown over here we had already seen, right? चलिए आगे बढ़े। अब बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। तो जो सेल मेम्ब्रेन है, देखिए बहुत कुछ लिखा हुआ है इसमें, आप देख लेना, ज्यादा जरूरी नहीं है। पहले तो ये बात कर लेते हैं कि जो है सेल मेम्ब्रेन की स्टडी करी है वो आपके आरबीसी से करी हुई है, ठीक है, रेड ब्लड सेल से, क्योंकि रेड ब्लड सेल में कुछ और तो होता नहीं है, तो केवल ये जो है सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन न्यूक्लियस होता नहीं है ना। और आप देख सकते हो कि इसकी स्टडी करेंगे तो इजीली हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी कर सकते हैं। तो इसकी सेल मेम्ब्रेन की स्टडी की गई थी, सेल मेम्ब्रेन आरबीसी की निकाल के स्टडी की गई, ठीक है। और ये पता लगाया गया कि जो भी हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें 52% तो प्रोटीन होता है और 40% होते हैं लिपिड, है ना। तो आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन और लिपिड की बनी हुई होती है। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये हो गई आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की दो लेयर, एक ऊपर की तरफ, ठीक है, ये इसकी टेल्स हो गई, सो ये टेल्स हो गई इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी प्रोटीन्स हैं। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये बाइलिपिड लेयर है, दो लिपिड लेयर है, ऊपर एक नीचे, ठीक है। ये है हेड और ये है टेल। अब ये इंपॉर्टेंट है कि जो हेड है, ये हेड होता है हाइड्रोफिलिक और टेल होती है हाइड्रोफोबिक। देखो फोबिक, फोबिया का मतलब क्या होता है, डर, फिलिक का मतलब होता है प्यार, हाइड्रो मतलब हो गया पानी। तो जो हेड है वो पानी से प्यार करता है, तो ये पानी की तरफ है, ठीक है। यहाँ पे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, यहाँ पे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है या इंटरनल, सेल के अंदर है ना। ये इमेजिन कर लो एक सेल की पूरा सेल है, यहाँ पे पूरा सेल है, समझ गए। फिर यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स लगी हुई है, ये होती है पेरिफेरल प्रोटीन्स,
और वी कैन ऑल्सो से एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, ओके, पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक, ये बिल्कुल बाहर है, और ये है इंट्रिंसिक। तो दो तरह की प्रोटीन लगी होती है, एक इंट्रिंसिक होती है, एक एक्सट्रिंसिक, ठीक है, ये होगी एक्सट्रिंसिक एंड दिस इज इंट्रिंसिक। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास प्रोटीन है और लिपिड की लेयर है, राइट, बाइलिपिड लेयर है। उसका जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक, जिसको पानी से प्यार है, तो यहाँ भी पानी होता है, या नीचे सेल साइटोप्लाज्म में भी पानी है ना। और जो टेल होती है दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वाटर, वो पानी को उनसे बचाया जाता है पानी से, तो वो अंदर की तरफ होती है, सो दे आर हाइड्रोफोबिक। और हाइड्रोफोबिक है तो हम कह सकते हैं लिपोफिलिक, लिपिड से प्यार, राइट। तो ये वाली बात क्लियर हो गई। सो हाइड्रोफिलिक हेड है और हाइड्रोफोबिक टेल है। हाइड्रोफोबिक है यानी कि पानी से तो डर लगता है लेकिन लिपिड से प्यार है। इन टेल्स को लिपिड से प्यार है, यानी कि लिपिड इनसे आराम से क्रॉस कर सकता है, लिपिड आ जा सकता है इस मेम्ब्रेन के थ्रू। यानी कि जो आपके स्टेरॉइडल हार्मोन होते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन हुआ, प्रोजेस्टेरोन हुआ, वो आराम से एंटर कर सकते हैं, उनको कोई जरूरत नहीं है कोई कैरियर की, कोई लेके नहीं आएगा उनको, आराम से आ जा सकते हैं, ठीक है। फिर आपकी होगी इंट्रिंसिक प्रोटीन। अब इंट्रिंसिक प्रोटीन ये देख सकते हो, ये तो आधी धसी हुई है एक साइड में, लेकिन ये पूरी धसी हुई है अच्छे से दोनों तरफ, दोनों लेयर में, है ना। तो ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है तो इंट्रिंसिक ही, बट दोनों मेम्ब्रेन में धसी हुई है, तो इसे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कहेंगे, ठीक है। इसके बाद इसके साथ साथ अब ये जो इसके जो ये हाइड्रोफोबिक जो टेल दिखाई हुई है, ये जो टेल है, ये दिस कैन बी मेड ऑफ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एनसीईआरटी में सैचुरेटेड ही दिया हुआ है, सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड, है ना, और अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो ये मैंने दिखाया, देखो एक हमने हेड ले लिया, इतना हेड लिख के देखो कैसा दिखता है, एक्चुअली स्ट्रक्चर क्या है। तो ये लिपिड है क्या, जो लिपिड है, दिस टाइप ऑफ लिपिड जो जिससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी है, ये है फॉस्फोलिपिड, यानी कि फॉस्फेट ग्रुप है इसके पास, क्या है, फॉस्फेट का ग्रुप है। तो आप ये देख सकते हैं फॉस्फेट ग्रुप PO4, है ना। और लिपिड्स आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, है ना। तो ये ग्लिसरॉल है, ये ग्लिसरॉल दिखाया है, ये फैटी एसिड्स हो गए, ये टेल जो बनी हुई फैटी एसिड्स की है। अब ये जो टेल दिखाई हुई है, ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की भी हो सकती है और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की भी हो सकती है। देखिए ये डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे, ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो गया। ये जो सिंगल ये टेल दिखाई है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की है, यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है केवल, है ना। तो सिंगल मतलब कार्बन और हाइड्रोजन इस तरीके से लगे हुए हैं, ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो मैं क्या बता रही थी, हाँ, सैचुरेटेड भी हो सकती है, अनसैचुरेटेड भी हो सकती है। इसके साथ साथ इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपको एक और चीज देखने को मिलेगी जो कि है कोलेस्ट्रॉल। यहाँ पे आपको कोलेस्ट्रॉल मिलेगा, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल का क्या यूज है, कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली एक्ट एज अ बफर, ठीक है। जैसे टेम्परेचर वेरी करता है, कभी ठंडा है कभी गर्म है, तो जैसे ही गर्म टेम्परेचर होगा तो ये मेम्ब्रेन बहुत फ्लूइड हो जाएगी, बहुत ज्यादा ही। और जैसे ये टेम्परेचर बहुत ही कम है तो ये फ्रोज होने की कोशिश करेंगी, तो भाई ना तो इसे ज्यादा फ्रोज होने देता है ना ही ज्यादा से फ्लूइड होने देता है, कौन, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल बफर का काम करता है, जो इसकी कंसेंट्रेशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वही रहता है, मेंटेन रखता है इसको, ओके। कोलेस्ट्रॉल इसको मेंटेन रखता है। आई होप आई एम वेरी क्लियर, ठीक है। तो ये वाली बात क्लियर हो गई। सो हेड इज मेड अप ऑफ फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल एंड दिस टेल इज मेड अप ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है। तो इसमें आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ ये एक्स्ट्रा सेलुलर जगह है, ये है इंट्रासेलुलर, ये यहाँ पे साइटोप्लाज्म है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे येलो येलो जो दिख रहे हैं ये है कोलेस्ट्रॉल, है ना। तो ये बाइलिपिड लेयर है, ऊपर एक लिपिड की लेयर है और नीचे एक लिपिड की लेयर है, तो दो लिपिड की लेयर हो गई, बाइलिपिड लेयर बोलेंगे। फिर ये प्रोटीन्स होती हैं, ये पेरिफेरल प्रोटीन्स है ना, इजिली आप निकाल सकते हो इनको, ये बिल्कुल सरफेस पे लगी हुई है। फिर आप इसमें आपको जो है इंटीग्रल प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन भी मिलेंगी जो बिल्कुल धसी हुई है अंदर अच्छे से, राइट। एक और चीज, अब इन प्रोटीन के ऊपर आप शुगर की एक चेन लगा दो,
तो हम उस प्रोटीन को क्या बोलेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। और लिपिड के ऊपर लगाओ दोगे तो ग्लाइकोलिपिड बोलोगे, है ना। सो यू कैन सी दिस इज द ग्लाइकोप्रोटीन। ये प्रोटीन के ऊपर आप देख सकते हो ग्लूकोज और वी कैन सी कार्बोहाइड्रेट की चेन है ना। प्रोटीन के ऊपर है तो ग्लाइकोप्रोटीन, और आप देख सकते हो लिपिड के ऊपर आप लगा दोगे इसको, तो लिपिड के ऊपर लगा दोगे तो आप उसे बोलोगे ग्लाइकोलिपिड, राइट। तो आप ये देख सकते हैं ग्लाइकोलिपिड है ये। तो ये लिपिड के ऊपर ये दिख रहे हैं आपको कार्बोहाइड्रेट की चेन, दिस इज व्हाट वी कॉल ग्लाइकोलिपिड। सिंपल है, ये बहुत ही सिंपल है भाई। प्रोटीन के ऊपर कार्बोहाइड्रेट की चेन है तो ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको का मतलब ही होता है शुगर से रिलेटेड, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट हो गई शुगर, है ना। तो ये हो गई ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। ये जो होती है शुगर, ये एक्चुअली रिसेप्टर का काम करती है, आपकी सेल को दूसरी सेल से पहचानते हैं, ठीक है। यानी कि सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल्स में डिस्टिंग्विश कैसे करता है हमारी बॉडी, इन्हीं की वजह से, है ना। ये ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड्स, इनकी वजह से हमारी सेल को पहचान पाती है। सो दिस इज द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। और ये जो मॉडल है, इस मॉडल को बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने, फ्लूइड मोज़ेक। तो भाई मेम्ब्रेन क्या होती है, फ्लूइड होती है। इसमें जगह जगह पे क्या है, प्रोटीन पड़ी हुई है टुकड़ों में, कहीं भी रैंडमली मोज़ेक स्ट्रक्चर बना लिया, कोई प्रॉपर पैटर्न नहीं है, प्रोटीन कहीं भी पड़ी हुई है, राइट। सो दिस इज व्हाट वी कॉल फ्लूइड मोज़ेक मॉडल गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन। So you can see here Singer and Nichols in 1972 has given fluid mosaic model, right? Thus this fluid nature of membrane is also important. अब ये जो मैंने बताया कि fluid जो नेचर है मेम्ब्रेन का, यानी कि ये जो लिपिड होती है ना, खिसक खिसक के इधर चलेगी, खिसक खिसक के इधर चलेगी, ऐसी जो प्रोटीन है वो इसमें तैर रही है, इधर चलेगी खिसक गई, मतलब they can move here and there, right? It is not stiff, it is fluid nature है। और we can say कांसी फ्लूइड है, प्रॉपर फ्लूइड भी नहीं है भाई, पानी की तरह बहती भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। इट इज अ कांसी फ्लूइड, इज दैट क्लियर, कांसी फ्लूइड लिखा हुआ है, कांसी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड। अब इससे इसका यूज क्या है फ्लूइड नेचर का, इट हेल्प्स इन सेल ग्रोथ। एक सेल को ग्रोथ करना है, बड़ा होना है भाई, सेल की ग्रोथ हो रही है, तो भाई जब तक ये फ्लूइड नहीं होगी तब तक ग्रोथ कैसे होगी, अगर एक सख्त हो गई तो ग्रोथ नहीं हो सकती, फट जाएगी सेल, है ना। फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन। भाई एंडोसाइटोसिस आप जानते हो, सेल का खाना, जैसे ये सेल है, कुछ खाना है, ये फूड लेना है, तो ऐसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ हो जाएगी, ये फूड इसके अंदर आ जाएगा, ये टूट जाएगा यहाँ से, यहाँ डाइजेशन हो जाएगा, है ना। एंडो मतलब अंदर लेना, सेल अंदर लेगा खाने को तो एंडोसाइटोसिस बोलेंगे, बाहर निकालेगा तो एक्सोसाइटोसिस बोलेंगे, है ना। ठीक है, ये वाली बात होगी। तो सेल डिवीजन, सिक्रीशन। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कोई चीज बाहर निकलनी है, तो जब तक ये साइड में नहीं होगी, इसकी जो लिपिड है या प्रोटीन है साइड में नहीं होगी, तो कोई चीज बाहर कैसे जाएगी, है ना। दिस इज व्हाट वी कॉल secretion. So this plasma membrane is fluid in nature, and this fluid nature of the plasma membrane is very helpful in cell growth, formation of intercellular junctions, है ना। दो सेल के बीच में जो जंक्शन बनेगा ना, दो सेल के बीच में जो जगह बनेगी, वो भाई खिसकेंगी ये तभी तो बन पाएगी। सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस एंड सेल डिवीजन। एंड दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमेबल, यानी कि हर चीज अंदर बाहर नहीं जा सकती, सिलेक्टिवली परमेबल है, कुछ ही चीजों को जो जरूरी है वही आने देगी और कुछ ही चीजें बाहर जा पाएंगी, ठीक है। अब दो तरीके का ट्रांसपोर्ट होता है इस मेम्ब्रेन के थ्रू, वन इज पैसिव जिसमें एनर्जी की कोई जरूरत नहीं होती, एक होता है एक्टिव जिसमें एनर्जी की जरूरत होती है, जैसे कि आपका सोडियम पोटेशियम पंप, जिसमें एटीपी यूज होता है एनर्जी, ठीक है। इन दिस केस एक्टिव ट्रांसपोर्ट जब होगा तो एनर्जी यूज होगी, पैसिव ट्रांसपोर्ट में यूज नहीं होगी। अब पैसिव जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यानी कि इस मेम्ब्रेन से कोई भी चीज बाहर अंदर आ रही है, इट कैन बी बाय सिंपल डिफ्यूजन मेथड और इट कैन बी फैसिलिटेटेड। फैसिलिटेटेड मतलब कि जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पे प्रोटीन्स लगी हुई हैं, ओके, कैरियर प्रोटीन और चैनल प्रोटीन, कैरियर और चैनल। तो यहाँ पे ये चैनल है, जो आप जानते हो वाटर कैसे निकलेगा, वाटर इस मेम्ब्रेन लिपिड्स के थ्रू नहीं निकल सकता, इसको प्रोटीन की जरूरत है, प्रोटीन के थ्रू जाएगा। पानी आपको पता है भाई, ये जो मेम्ब्रेन है इट इज हाइड्रोफोबिक, तो पानी को कैसे जाने देगी, नहीं जाने देगी, चैनल के थ्रू जाएगा पानी। चैनल है यहाँ पे, ये 8 प्रोटीन से बना हुआ होता है चैनल, इससे बोलते हैं एक्वापोरिन प्रोटीन्स,
8 प्रोटीन होती है जो वाटर चैनल बना रही है। तो यहाँ से पानी जो निकलेगा ना वो इस चैनल प्रोटीन के थ्रू निकलेगा, वाटर। अब कैरियर जो प्रोटीन होती है, ऐसे ही इन्होंने कोई चीज कैरी करी और फिर ये अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पे इन्होंने छोड़ दिया उसको, तो दे कैन चेंज देयर शेप। तो ये फैसिलिटेटेड मेथड हो गया, है ना, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो गया। तो फैसिलिटेटेड जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ये हो रहा है प्रोटीन की हेल्प से, बट एनर्जी नहीं लग रही, ये याद रखिएगा, एनर्जी नहीं लगती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी नहीं लगती। सिंपल डिफ्यूजन जो हो रहा है, तो ये जो आपकी लिपिड की जो लेयर है, इससे जैसे ऑक्सीजन यहाँ ज्यादा है तो बाहर चली गई, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ज्यादा है तो अंदर आ गई, लाइक दिस द पार्टिकल्स कैन मूव अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन। सो पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई एनर्जी नहीं चाहिए, नो एनर्जी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट होने के लिए एनर्जी चाहिए, यानी कि सोडियम पोटेशियम पंप होगा तो उसमें एटीपी यूज होगी, एटीपी का यूज होगा उसमें, राइट। आई एम वेरी क्लियर विद दिस। सो अब मैंने आपको बताया था स्टेरॉइड जो हार्मोन्स है वो ऐसे ही आ जा सकते हैं, इनको कोई चैनल प्रोटीन की जरूरत नहीं होती है ना। स्टेरॉइड हार्मोन क्यों जा सकते हैं, क्योंकि भाई ये मेम्ब्रेन जो है लिपोफिलिक है, लिपिड लवर है, तो स्टेरॉइड हार्मोन लिपिड से, लिपिड ही तो है, तो दे कैन मूव हियर एंड देयर अक्रॉस द मेम्ब्रेन, दे कैन पास। ऑस्मोसिस क्या होता है, अगर पानी का मूवमेंट है तो ऑस्मोसिस बोलेंगे, और ये जो मूवमेंट होता है हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ होता है। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो लो टू हाई होता है, रिमेंबर दिस, ठीक है। सो few ions or molecules are transported across the membrane against their concentration gradient, against, भाई लो से हाई में जा रहा है, अगेंस्ट जा रहा है ना। So this is what we call against their concentration gradient from low to higher concentration. Such a transport is an energy dependent process. ये एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है, भाई एनर्जी चाहिए, कोई लो से आप हाई की तरफ भेज रहे हो तो उसमें एनर्जी तो लगानी ही पड़ेगी, राइट। दिस इज क्लियर नाउ, मूव फॉरवर्ड नाउ। सेल वॉल की हम बात करें, सेल वॉल, सेल वॉल जो होती है, देखो सेल्यूलोज तो होता ही होता है सेल वॉल में। अगर हम एल्गी की बात करें, एल्गी है सेल वॉल जिसमें आपको गैलेक्टन्स भी मिलेगा, मेनन्स भी मिलेगा एंड मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट भी मिलेंगे, ठीक है। तो एल्गी की जो सेल वॉल है इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, गैलेक्टन्स, मेनन्स एंड मिनरल कैल्शियम कार्बोनेट। नाउ इफ वी टॉक अबाउट प्लांट्स, प्लांट्स की जो सेल वॉल है सेल्यूलोज तो होगा ही होगा, इसके साथ साथ हेमियोसेल्यूलोज, पैक्टिन्स एंड प्रोटीन्स बनेंगी, राइट। और जो सेल वॉल मैंने बताई थी यंग प्लांट्स की, वो प्राइमरी वॉल होती है, वो कैपेबल होती है ग्रोथ की, जो कि धीरे धीरे डिमिनिश हो जाएगी जैसे सेल मैच्योर होगा, और सेकेंडरी वॉल बन जाएगी अंदर की तरफ, मैंने बताया था ना, अंदर की तरफ बनती है। और जो मिडिल लैमेला है वो कैल्शियम पैक्टेट का बना है, जो कि दो सेल को ग्लू करके रखता है, चिपका के रखता है नेबरिंग सेल्स को। एंड सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला मे बी ट्रेवर्स बाय प्लाज्मोडेस्माटा। तो भाई एक सेल ये है तो दूसरी सेल से ये प्लाज्मोडेस्माटा ऐसे कनेक्शंस बने हुए हैं, राइट। तो मिडिल लैमेला जो है, सेल वॉल और मिडिल लैमेला मिलके क्या बना रहे हैं, प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शंस बना रहे हैं। यहाँ से जो है साइटोप्लाज्म से कुछ रिक्वायरमेंट है यहाँ चला जाएगा, यहाँ से जो रिक्वायरमेंट है इस सेल में आ गया, तो मूवमेंट होता रहता है इन प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन से। सेल वॉल क्लियर हो गई। अब हम आते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ये हमारा आज लास्ट टॉपिक है टुडेज वीडियो का, इस नंबर 1 वीडियो का, जिसमें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या है। देखो इसमें आपके 4 ऑर्गेनेल जैसे एक साथ काम कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी में 4 ऑर्गेनेल्स कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे हैं। वो कौन कौन से हैं 4, वो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। एक तो ईआर है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, लाइसोसोम्स है एंड वैक्यूल्स, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, प्लांट में क्लोरोप्लास्ट हुए, पेरोक्सिसोम्स हुए, इनका कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो इनको हम अलग से पढ़ेंगे। ये जो कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं ये हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं। तो पहले हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ये है आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर वाली मेम्ब्रेन, ये है न्यूक्लियस की बाहर वाली मेम्ब्रेन। इस बाहर वाली मेम्ब्रेन से बन रहा है आपका क्या, ईआर, ठीक है। ये जो ईआर है इसके ऊपर मैं लगा दूं राइबोसोम, तो उसको बोलेंगे हम आरईआर, है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर इसके ऊपर वो नहीं लगे हैं क्या, राइबोसोम्स नहीं लगे हैं, ठीक है, तो जैसे ही यहाँ से ये निकला हुआ है ये, दिस इज एसीआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये पूरा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और इसी से निकलता हुआ आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये बना दिया। तो आप देख सकते हो न्यूक्लियस की जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है उससे कंटिन्यूएशन में होता है आपका ईआर,
है ना। सो ER जो होता है इट डिवाइड्स the cytoplasm. You can see hence ER divides the intercellular space into two distinct compartments, that is luminal inside ER. तो ये inside ER ये हो गया, ये luminal हो गया ER के अंदर वाला, और ER के बाहर वाला जो भी है वो यहाँ पे जो भी है ये सपोज एक सेल है, और जो बाहर है जो भी है साइटोप्लाज्म वगैरह ऑर्गेनेल्स वगैरह हो गए एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर वाला हो गया, चैम्बर के अंदर वाला हो गया इंट्राल्यूमिनल, और बाहर वाला हो गया एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। सो ER ऑफर शो राइबोसोम अटैच्ड टू इट, जिसको हम बोलेंगे RER अगर राइबोसोम अटैच्ड है इसकी सरफेस पे, और नहीं है तो हम बोलेंगे SER। ठीक है भाई, राइबोसोम अटैच है तो इस राइबोसोम से प्रोटीन्स बनेंगी, इस प्रोटीन्स निकल के इसमें आ जाएंगी ER में। इस प्रोटीन की होगी मॉडिफिकेशन, थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन इस ER के अंदर होती है। फिर ये ER इस ER से यहाँ से एक वेसिकल्स निकलेगा जिसके अंदर वो प्रोटीन होगी, ये वेसिकल जाके फ्यूज हो जाएगा गोल्गी से। किससे? गोल्गी से। सपोज ये गोल्गी है, ये वेसिकल आया, यहाँ से ये फ्यूज हो गया। अब भाई बाकी का अदर फर्दर मॉडिफिकेशन जो है प्रोटीन का वो गोल्गी के अंदर होगा। ठीक है, ये वेसिकल इससे फ्यूज हो जाएगा, ये प्रोटीन इसके अंदर गई, यहाँ मॉडिफाई होती जाएगी, और यहाँ से वेसिकल निकला मॉडिफाइड प्रोटीन को साथ में लेके। राइट, समझ में आई ये वाली बात? तो ये in the absence of ribosome they may appear. RER is frequently observed in cells actively involved in protein synthesis and secretion. तो RER जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उन सेल्स में ज्यादा मिलेगा जिनमें प्रोटीन बन रही है, प्रोटीन बन के सिक्रेशन हो रहा है। जैसे आपका पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज में आपके बहुत सारे हार्मोन्स बन रहे हैं, है ना, प्रोटीन वाले हार्मोन, तो वो पेंक्रियाज में आपको ER बहुत मिलेगा, लिवर में ER बहुत मिलेगा, है ना। लिवर में तो SER बहुत होता है। SER क्यों होता है? क्योंकि SER एक्चुअली इट डिटॉक्सिफाई, रिमेंबर दिस, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफाई करता है, सफाई करता है। भाई सफाई हमारे लिवर में जाके सफाई होती है, तो लिवर में ही SER बहुत मिलेगा। अब कोई बहुत ज्यादा दारू पी रहा है और बहुत ज्यादा स्मोकिंग कर रहा है, बहुत ज्यादा ड्रग्स ले रहा है, तो भाई उसकी बॉडी बॉडी तो हमारी डिटॉक्सिफाई करेगी, भाई उसकी सफाई करनी करनी है, तो SER उसके ज्यादा हो जाएंगे। लिवर में SER, लिवर के जो सेल्स हैं उनमें SER ज्यादा हो जाएगा। अब भाई SER ज्यादा हो जाएगा तो उस बंदे को ओवरडोज लेनी पड़ेगी, तब जाके उस दवाई का फर्क पड़ा करेगा, क्योंकि उसके अंदर SER ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। समझ में आई बात? तो ओवरडोज में उसकी बॉडी काम करेगी, कम डोज में उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। होते ना कि पीते थे, थोड़ा पीते थे, धीरे धीरे इतनी ज्यादा पीने लगे कि अब उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता ज्यादा का। ओके, क्योंकि उनके अंदर SER बहुत ज्यादा जो है बन गई है। ओके, तो कोई भी दवाई मेडिसिन भी लेंगे ना तो वो भी अंदर काम नहीं करेगी, ज्यादा डोज चाहिए उनको, दे नीड मोर। सर दे अब जो मैंने बताया RER क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस। तो SER क्या कर रहे हैं? लिपिड सिंथेसिस। SER देखो चिकनी है, SER के पास राइबोसोम्स तो है नहीं, SER चिकने है, तो कोई चिकनी चीज बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? लिपिड, याद रखेंगे लिपिड, है ना। सो द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड। तो भाई लिपिड बन रही है यहाँ पे, यानी कि लिपिड वाले जो हार्मोन्स हैं वो यहीं बनेंगे, यानी कि आपके स्टेरॉइड और हार्मोन्स कौन बनाएगा? SER। ओके, जैसे प्रोजेस्टेरॉन है, आपका एस्ट्रोजन है, टेस्टोस्टेरॉन है, ये सारे जो लिपिड हार्मोन्स हैं और भी कैन से स्टेरॉइडल हार्मोन्स हैं वो SER ही बनाएगा। अब आते हैं हम गोल्गी एपरेटस की। कैमिलो गोल्गी नाम के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले गोल्गी एपरेटस को देखा था। उन्होंने देखा कि ये गोल्गी एपरेटस बिल्कुल न्यूक्लियस के पास ही मिलता है ना, क्योंकि भाई ये सब कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। अभी मैंने बताया था कि जो ER था, ER में ये वेसाइकल है, सपोज ये वेसाइकल आया यहाँ पे गोल्गी एपरेटस के पास। गोल्गी एपरेटस किससे बना हुआ है? गोल्गी एपरेटस ऐसी ऐसी ट्यूब से बना हुआ है, ये ट्यूब पैरेलली लगी हुई है, और इन ट्यूब को सिस्टम में, ठीक है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टर्न से ही बना है, ट्यूब्यूल से भी बना है, और वेसाइकल से बना है। वेसाइकल मतलब सर्कुलर स्फेरिकल बॉडी, ट्यूब्यूल्स ऐसी ट्यूब्यूल्स जैसे स्ट्रक्चर है, ट्यूब्यूल्स ट्यूब जैसे, ये है सिस्टर्न, ये सिस्टर्न है। तो गोल्गी एपरेटस के दो फेज होते हैं, ठीक है। ये हो गया कॉन्वेक्स, ये उठा हुआ सरफेस है ना, ये यहाँ पे गड्ढा सा बन रहा है, कॉनकेव, केव बन रही है, गुफा,
तो K1 आ गई, कॉनकेव साइड हो गई, ये कॉन्वेक्स साइड हो गई। ठीक है, ये होता है सिस फेस, ये होता है ट्रांस फेस। सिस फेस इज द फॉर्मिंग फेस और ट्रांस फेस इज द मैच्योरिंग फेस। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसाइकल आया जिसके अंदर प्रोटीन है। ये प्रोटीन इसके थ्रू, सिस्टम के थ्रू जाएगी, मॉडिफाई होगी, प्रोटीन में मॉडिफिकेशन होगा, पैकेजिंग होगी, पैक किया जाएगा। तो गोल्गी एपरेटस उस प्रोटीन को पैक करता है वेसाइकल में, और उसको अगर उस सेल के अंदर ही यूज है तो वो सेल के अंदर में ही घूमती रहती है जहां भी यूज होती है, नहीं तो ये मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर निकल जाती है। मेम्ब्रेन से बाहर निकलना मतलब एक्सोसाइटोसिस हो जाती है ना, सेल से बाहर चला गया वो मटेरियल, तो जहां भी रिक्वायरमेंट है वहां चला जाता है। अदरवाइज सेल को रिक्वायरमेंट होती है तो सेल में ही रहता है। तो ये वेसाइकल के, आप देख सकते हो वेसाइकल यहाँ से निकला, यहाँ से घुसा था फॉर्मिंग फेज से, और मैच्योर होके बाहर आ जाता है। ये मैच्योर होके बाहर आ रहा है वेसाइकल। इसके अंदर है प्रोटीन, लिपिड है, प्रोटीन है, जो भी है लिपिड प्रोटीन निकल के बाहर आ गया, राइट। अब हम देखते हैं आगे। तो इनको गोल्गी बॉडीज भी बोलते हैं, गोल्गी एपरेटस भी बोलते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, लेकिन इनको प्लांट में डिप्टियोसोम्स बोलते हैं क्योंकि ये सिस्टम में अलग अलग पड़े हुए हैं। यहाँ पे एक साथ पड़े हुए हैं ना एनिमल सेल में, आप प्लांट में देखोगे अलग अलग स्कैटर्ड मिलेंगे। So the Golgi cisternae are concentrically arranged near the nucleus with a distinct convex, ये सब बता दिया, ट्रांस फेस, कॉन्वेक्स फेस बता दिया है। तो ये पैकेजिंग और सिक्रीटिंग, रिमेंबर दिस, सिक्रीटिंग और पैकेजिंग का काम करता है गोल्गी। सिक्रीट करता है, बहुत सारे हार्मोन जहाँ भी सिक्रीट होंगे वहाँ गोल्गी एपरेटस होगा। जहाँ पैकेजिंग हो रही है, जहाँ वेसाइकल में पैकेजिंग होकर कहीं और जाना है वो मटेरियल, तो भाई गोल्गी एपरेटस वहां मिलेगा आपको। या तो इंट्रासेलुलर टारगेट्स और सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल। इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर ही, अगर जरूरत है तो सेल के अंदर ही वो साइकिल रहेगा, और बाहर जरूरत है बाहर निकल के बाहर चला जाएगा, एक्सोसाइटोसिस हो जाएगी, बाहर निकल। मटेरियल टू बी पैकेज इन द फॉर्म ऑफ वेसाइकल फ्रॉम द ईआर फ्यूज विद द सिस फेस। मैंने बताया ईआर से आया वेसाइकल, वो इससे फ्यूज हो गया, यहाँ पे इसके मॉडिफिकेशन हुआ और ये यहाँ से बर्ड ऑफ हो गया, बाहर निकला। This explained why Golgi apparatus remain in close association with ER। अब देख रहे हैं आप कैसे कोऑर्डिनेशन हो रहा है, एक ER से गोल्गी, गोल्गी से अभी आप देख रहे हैं लाइसोसोम्स भी बनेंगे, है ना, इसी से लाइसोसोम्स बनेंगे, इसी से वैक्यूल भी बनेगा। और गोल्गी apparatus से ही आपके ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स भी बनते हैं, यानी कि जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स है ना। प्रोटीन मैं बताया ना, प्रोटीन्स के ऊपर आप कार्बोहाइड्रेट लगा दो, ग्लाइकोप्रोटीन्स हो गई, लिपिड के ऊपर अगर लगा दोगे तो वो हो गई ग्लाइकोलिपिड। तो भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसी से बन रही है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने में भी इनका बहुत बड़ा रोल है। आगे बढ़ते हैं हम, लाइसोसोम्स। गोल्गी से बाहर निकला लाइसोसोम, जो गोल्गी से बाहर आया लाइसोसोम वो होता है प्राइमरी लाइसोसोम। इसके अंदर एंजाइम्स होती हैं, इसके अंदर जो एंजाइम्स हैं वो है हाइड्रोलेजेस। हाइड्रोलेजेस वो एंजाइम होती है जो वाटर का यूज करके बॉन्ड ब्रेक कर रही है, वाटर का यूज करके बॉन्ड तोड़ रही है। तो इनके पास जो हाइड्रोलेजेस एंजाइम है, यानी कि लाइपेजेस है जो लिपिड को तोड़ेगी, वाटर का यूज करके लिपिड को तोड़ेगी, प्रोटीन को तोड़ेगी प्रोटीएसेस, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेंगी कार्बोहाइड्रेसेस। सो दे हैड द एंजाइम व्हिच ब्रेक द बॉन्ड बाय यूजिंग वाटर, राइट, एंड दे वर्क एट लो पीएच। एसिडिक पीएच पे ये एंजाइम काम करती हैं, यानी कि इस लाइसोसोम के अंदर H पॉजिटिव आयंस अंदर जाते जाएंगे और यहाँ पे H पॉजिटिव इतना ज्यादा हो जाएगा कि जो इसकी पीएच है वो हो जाएगी बहुत ही कम, लो पीएच। H पॉजिटिव ज्यादा है तो पीएच लो ही होगी ना। So these enzymes are capable of digesting carbohydrates, protein, lipids, nucleic acid। न्यूक्लिक एसिड भी तोड़ दिया, यानी कि न्यूक्लियस एंजाइम भी है, तो इसके अंदर बहुत सारी एंजाइम्स होती हैं, तो ये डिस्ट्रॉय कर देती है। यानी कि अब आप सोच सकते हो कि लाइसोसोम कहाँ ज्यादा मिलेंगे आपको, सबसे ज्यादा लाइसोसोम मिलेंगे व्हाइट ब्लड सेल्स में। सबसे ज्यादा व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं फैगोसोम्स खाते हैं, जर्म्स को खाना है, कोई बैक्टीरिया का कोई प्रोटीन है या जो भी है जो डिस्ट्रॉय करना है वो भाई इसके अंदर जाके खत्म हो जाएगा, तोड़ देती है वो इसको, राइट। तो प्राइमरी लाइसोसोम तो वो हो गया जो गोल्गी बॉडी से आके निकला। फिर इसके बाद आपको पता है सेकेंडरी लाइसोसोम भी होते हैं, फिर आपके प्राइमरी लाइसोसोम तो जो गोल्गी ने बनाया, ये देखो गोल्गी से बन गए लाइसोसोम्स। फिर आपका सेकेंडरी जो लाइसोसोम है, सेकेंडरी लाइसोसोम क्या होता है,
जिसने, जैसे ये फैगोसाइटोसिस हो रही है, फैगोसाइटोसिस देखो, एंडोसाइटोसिस मैंने आपको बताया था, एंडो मतलब सेल अंदर ले रहा है, ठीक है, फैगो मतलब अगर फूड अंदर ले रहा है, जैसे कोई जर्म है, और पिनो, एंडोसाइटोसिस दो टाइप के, फैगोसाइटिस और पिनोसाइटोसिस। पिनो मतलब फ्लूइड फॉर्म में ले रहा है कुछ, तो पिनो, पिनो मतलब पी रहा है, सेल की ड्रिंकिंग। फैगोसाइटिस मतलब सेल ईटिंग। पिनो मतलब पीना, सेल ड्रिंकिंग, राइट, फ्लूइड को अंदर लेगा। तो यहाँ पे फैगोसाइटोसिस सेल ने कुछ अंदर ले लिया, अब ये अंदर गया, ये चला गया लाइसोसोम के अंदर। तो भाई लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर क्या आ गया, कोई फूड आ गया, अब उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम बोलेंगे, ठीक है। फिर हम बोलते हैं टर्शरी लाइसोसोम, टर्शरी, ये आपकी बुक में नहीं है, इफ यू वांट यू कैन लर्न, अदरवाइज नो नीड। टर्शरी लाइसोसोम हो गया, जिसको रेजिडियल बॉडी भी बोलते हैं। भाई इस लाइसोसोम के अंदर एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स ने उस फूड को कर दिया ब्रेक डाउन, फूड को कर दिया ब्रेक डाउन, जरूरी की चीजें तो बाहर निकल जाएंगी साइटोप्लाज्म में, और बाकी जो वेस्ट है वो हो गया रेसिड्यू के फॉर्म में लाइसोसोम के अंदर ही रहेगा, रेसिड्यू अंदर ही रहेगा लाइसोसोम के अंदर, रेसिड्यू, ठीक है। तो रेसिड्यू क्या करता है, ये रेसिड्यू है लाइसोसोम के अंदर, ये गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाएगा और ये बाहर अपना रेसिड्यू बाहर निकाल देगा। क्या हो गया, बाहर निकाल दिया, मतलब एक्सोसाइटोसिस हो गई, है ना। तो इस, ये जो रेसिड्यू है ये कहीं आपके हार्ट में जाके स्टोर हो गया या किडनी में स्टोर हो गया, जिसकी वजह से एजिंग आती है, बुढ़ापा आता है इसी की वजह से, ओके। तो ये हो गई आपकी रेसिड्यूअल बॉडी। एक और जो लाइसोसोम है वो है ऑटोफेगिक, ऑटोफेगिक लाइसोसोम। ऑटोफेगिक लाइसोसोम क्या करता है, ऑटो मतलब अपने आप ही, जो जैसे सपोज माइटोकॉन्ड्रिया खराब हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया खा लिया उसने, और राइबोसोम खराब हो गया तो राइबोसोम खा लिया उसने, तो आप देख सकते हो माइटोकॉन्ड्रिया खा रहा है, ऑटोफेगिक, इसको बोलेंगे ऑटोफेगिक लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम जो गॉल्गी से निकला, फिर उसने कुछ खा लिया तो उसे बोल दिया ना सेकेंडरी, डाइजेशन हो गया एंजाइम से, रेजिडुअल बॉडी बन गई, तो वो हो गया आपका टर्शरी। और हो गया तीसरा, चौथा जो हो गया वो हो गया ऑटोफेगिक, यानी कि इसने अपने ही ऑर्गेनेल जो खराब हो रहे हैं वो भी खा लेता है, ठीक है। और इवन सेल ही बहुत मैच्योर हो गया, बुढ़ापा आ गया सेल पे, तो ये बहुत सारे लाइसोसोम फट जाते हैं। और यू नो लाइसोसोम के अंदर होता है लो पीएच, वो सेल हो जाता है खत्म, ऑटोप्सी, सेल डेथ, सेल की हो जाती है डेथ, क्योंकि सारे लाइसोसोम उसके अंदर फट जाते हैं और सारा एंजाइम उनका बाहर आ जाता है, तो जिससे हम कहते हैं सेल की डेथ हो गई, ओके, जिसे बोलते हैं एपोप्टोसिस, ओके। सो दिस इज क्लियर, एपोप्टोसिस हो गई। अब हम आते हैं वैक्यूल्स के पास। तो वैक्यूल जो होते हैं प्लांट सेल में आपको बहुत बड़ा वैक्यूल मिलेगा। तो ये जो वैक्यूल है इसकी जो लेयर है इसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट, राइट। दिस वैक्यूल स्टोर मेनी वेस्ट मटेरियल ऑफ द प्लांट, इसके अंदर बहुत सारा कबाड़ा भरा होता है। फिर कुछ जो वैक्यूल्स होते हैं उनके अंदर ये जो पिगमेंट होता है वो होता है एंथोसियानिन, जिसकी वजह से पर्पल कलर मिलेगा, आपकी जो लीव्स वगैरह होती है पर्पल कलर की दिखेंगी आपको, एंड मेनी कलर। सो दिस इज बिकॉज ऑफ द पिगमेंट स्टोर्ड इन द वैक्यूल। सो यू कैन सी दैट सबसे पहले आपको याद रखना है कि टोनोप्लास्ट इज द दिस लेयर, सिंगल मेम्ब्रेन का ये स्ट्रक्चर होता है, बाउंड बाई मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। और ये प्लांट में कम से कम 90% जो है स्पेस घेरे रखता है, वॉल्यूम ऑफ द सेल। In plant, tonoplast facilitates the transport of number of ions and other material against concentration gradient into the vacuole। यानी कि इस वैक्यूल के अंदर बहुत सारे आयंस जैसे K पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव आयन जो है इसके अंदर आ जाते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि लो से हाई की तरफ जा रहे हैं, लो कंसंट्रेशन टू हाई। तो एटीपी की हेल्प से ये ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, hence their concentration is significantly higher in vacuole than in the cytoplasm। तो इन आयंस की जो कॉन्सेंट्रेशन है साइटोप्लाज्म से ज्यादा वैक्यूल के अंदर होती है। सो वैक्यूल के अंदर क्या क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा, सैप मिलेगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मिलेंगे प्लांट के, एंड अदर वेस्ट मटेरियल विच आर नॉट यूजफुल फॉर सेल्स। तो सेल के लिए जरूरी नहीं है वो सब वैक्यूल के अंदर घुस जाता है,
तो ये तो हो गया वैक्यूल। इसके अलावा वैक्यूल जो है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी होता है, फूड वैक्यूल भी होता है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो होता है वो हेल्प करता है ऑस्मो रेगुलेशन में, एंड इट इज प्रेजेंट इन अमीबा। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जैसे वैक्यूल है, जो भी अमीबा पानी घुस जाता है इसके अंदर, सेल के अंदर, तो जो एक्स्ट्रा पानी है वो इस वैक्यूल के अंदर चला जाता है। और ये जो वैक्यूल है ये यहाँ पे आएगा मेम्ब्रेन के पास और यहाँ से फ्यूज हो जाएगा और पानी चला जाएगा बाहर। इन दिस वे हेल्प्स इन मेंटेनिंग इट हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, ऐसे ही जो है फूड वैक्यूल बन जाते हैं। जैसे ये अमीबा है, इसका ये फूड है, इसको फूड खाना है ना, फूड को खाना है, यानी कि फूड वैक्यूल बन जाएगा। यहाँ पे ये फूड आया, इसको ये मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाएगी, ये फूड वैक्यूल बन गया, फूड का वैक्यूल, डाइजेशन हो जाएगा इस फूड का अंदर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये वैक्यूल जो है, फूड वैक्यूल और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी होते हैं। और इसकी जो लेयर है उसे हम जो प्लांट में इसकी जो लेयर है उसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। तो सिंगल मेम्ब्रेन ये स्ट्रक्चर है। और अभी आप माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट पढ़ोगे, वो होते हैं दो मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर। ये दो मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, क्लोरोप्लास्ट के पास भी दो मेम्ब्रेन होती है। वैक्यूल के पास एक ही मेम्ब्रेन है, ईआर के पास एक ही मेम्ब्रेन है, गोल्गी के पास एक ही मेम्ब्रेन है, लाइसोसोम के पास एक ही मेम्ब्रेन है। रिमेंबर, साइटोस्केलेटन सॉरी सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम मेम्ब्रेन नहीं होती, सेंट्रोजोम के पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। I hope this is clear to you. So thank you for watching this video. I hope you are liking my videos. Please subscribe this channel and hit the bell icon to get the updates. और ये जो चैप्टर है एक और वीडियो में बनाऊंगी और ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। ठीक है।